सनातन शब्द और सनातन की परिभाषा ये हमें कहाँ से मिलती है? रामायण से मिलती है। वाल्मीकि जी पहले ऐसे कवि हैं, पहले ऐसे हमारे ऋषि हैं जिन्होंने सनातन शब्द का प्रयोग किया। हिंदू राष्ट्र को लेकर वो क्या सोचते थे? वो चाहते थे कि भारत की जो अपनी प्राचीन संस्कृति है, और उन्होंने जो मैंने उनका पेपर बताया जो उन्होंने यूथ के लिए, भारतीय यूथ के लिए लिखा था, उसमें लिखा कि जिस दिन हमारे यूथ को उसकी प्राचीन इतिहास का आभास हो जाएगा, उस दिन उसकी धमनियों में धीमी गति से बहने वाला रक्त अपने प्रचर प्रवाह से बहने लगेगा और वो जान सकेगा कि उसके पूर्वज महान संस्कृतियों के निर्माता रहे और वो हिंदू यूथ आगे चल करके विश्व गुरु भारत का निर्माण करेगा। हिंदू भारत, विश्व गुरु भारत, ये उनकी दोनों की कल्पना थी। वो दोनों भावनाओं में कोई अंतर नहीं करते थे। उत्तराखंड में भ्रमण किया था, जहाँ जहाँ उन्होंने तपस्या की, जहाँ उनके पदचिन्ह हैं, उन सब को एक टूरिस्ट रूट के रूप में डेवलप किया जा रहा है। तो ये पहला प्रयास तो उत्तराखंड को जाता है कि जो एक एम्बेसडर का काम था, जो राजदूत का जो काम था, जब वो गए हैं भारत से बाहर अन्य देशों में, तो उन्होंने वो काम भी किया जो हमारे एम्बेसडर्स को करना चाहिए था, या हमारे कल्चरल एम्बेसडर्स कोई होते तो उन्हें करना चाहिए था। क्या वो जब भी गए, फ्रांस गए तो उन्होंने भारत की बात की। फ्रांस में जाकर रोमा रोला की बात करने वाला एक ही व्यक्ति है, नरेंद्र मोदी, हमारे प्रधानमंत्री। हमारे स्कॉलर्स क्या कर रहे थे? सबसे प्रबल पुरातत्व की दृष्टि से भी, आर्कियोलॉजिकली सबसे स्ट्रांग, सबसे मजबूत प्रमाण भारत की राष्ट्रीय एकता का मिलता है कहीं से, तो वो गोरखपुर से मिलता है। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। आज हम एक ऐसी शख्सियत को लेकर बात करेंगे जिन्होंने, जब भारत गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, तब उन्होंने विश्व पटल पर वैदिक सनातन संस्कृति को बड़े ही प्रभावी ढंग से प्रतिष्ठित किया था। मैं बात कर रही हूँ आध्यात्मिक गुरु, विचारक स्वामी विवेकानंद जी महाराज जी के बारे में। विवेकानंद जी मतलब एक ऐसी शख्सियत जो आज भी मेरे लिए और आपके लिए प्रेरणादायक है। लेकिन हिंदू राष्ट्र और अखंड भारत को लेकर जो उनकी थ्योरी कहती थी, जो वो कहते थे कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, लेकिन क्या भविष्य में जो उनकी हिंदू राष्ट्र और अखंड भारत और कह सकते हैं कि विश्व गुरु वाली जो थ्योरी थी, क्या ये पॉसिबल है? और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है एंडोलॉजिस्ट ललित मिश्रा जी। सर, सबसे पहले तो आपका धर्म ज्ञान में स्वागत है। जी, नमस्कार आपको। और मैं बड़ा आपका आभारी हूँ कि इतने अच्छे विषय पर, स्वामी विवेकानंद पर बात करने के लिए आपने ये अवसर चुना और मुझे निमंत्रित किया। जाने कितने वर्षों से मैं स्वामी विवेकानंद की जो का जीवन था, उनका दर्शन था, और हिंदुत्व और भारत की राष्ट्रीय एकता के लिए जो उनका दृष्टिकोण था और जो उन्होंने संघर्ष किया, इस पर मैं कुछ कहना चाहता था। और जब आपने निमंत्रित किया तो वर्षों की इच्छा जैसे पूर्ण होने जा रही है। जी सर, हम भी आभारी हैं क्योंकि आज हमें मौका मिलेगा आपसे जानने के लिए कि विवेकानंद जी की ज़िंदगी में कौन कौन से पहलू थे जो सनातन से जुड़े हुए थे। सबसे पहले देखिए, मेरे जितने भी गेस्ट आते हैं मैं उनसे एक सवाल हमेशा करती हूँ कि सनातन क्या है, हिंदुत्व क्या है। आपसे जानना चाहती हूँ कि विवेकानंद जी के माध्यम से उनका क्या नज़रिया था सनातन को लेकर, हिंदुत्व को लेकर। तो आपके प्रश्न के दो पहलू हैं, दोनों पर हम बात करते हैं। पहली बात, जो पहला प्रश्न था कि सनातन क्या है, तो सनातन देखिए हमारे 4 युग हैं पुराणों में, आप जानते हैं। कलयुग, पीछे जाएंगे तो द्वापर, त्रेता और सतयुग। तो सतयुग में हम ऋतम हमारा धर्म था। ऋतम, जिस तरह से प्रकृति है, तो प्रकृति के नियमों के अनुसार हमारे ऋषि रहते थे और हम लोग, सभी लोग एक जैसी जीवन शैली अपनाते थे। उस समय पर वर्ण व्यवस्था नहीं थी। यदि हम पुराणों के में जो तथ्य दिए गए हैं उनके अनुसार बात करें, क्योंकि मान्यताएं जो लिखित तथ्य है उससे हटकर हो गई हैं, क्योंकि हम बहुत दिनों से, लंबे समय तक हम गुलामी में रहे, दास्तां में रहे, तो हम लोगों ने अपने ग्रंथों को उतनी गंभीरता और पूर्णता, समग्रता के साथ अध्ययन नहीं किया है रिसर्च के दृष्टिकोण से। तो हमारी मान्यताएं जो लिखित तथ्य है उससे थोड़ा हट गई हैं। हम कोशिश करेंगे कि आज वो तथ्य सामने आ जाए जो सच्चाई है। तो सतयुग में
हम जो है प्रकृति के नियमों का पालन करते थे, उसी के हिसाब से आपस में जीवन यापन कर रहे थे। आपस में प्रतिस्पर्धा नहीं थी, बाजार नहीं था, कंपटीशन नहीं था, तो सब मिलजुल कर साथ में रह रहे थे, एकता थी। तो जो आदर्श स्थिति थी, उस आदर्श स्थिति को ही हमारे पुराणों में कहा गया सतयुग, सच्चाई का युग। क्योंकि व्यापार नहीं है, लोभ नहीं है, कंपटीशन नहीं है, ईर्ष्या नहीं है, आराम से लोग रहे। परिवार की व्यवस्था तभी बन रही थी भारत में। आर्कियोलॉजिकली आप देखेंगे तो प्रयागराज में, जो अभी है प्रयागराज हमारा, इलाहाबाद था पहले, तो प्रयागराज में एक जगह है चोपनी मंडो, वहाँ उसके आसपास के 25-30 किलोमीटर के स्क्वायर में और भी साइट्स हैं जहाँ पर एक्सकेवेशंस हुई हैं। तो वहाँ की एक्सकेवेशन में पहली बार स्त्री और पुरुष के साथ साथ के ग्रेव यार्ड्स मिलते हैं, जिसमें एक दो तो ऐसे भी मिले हैं जिनमें बच्चे को भी वहाँ पर दफनाया गया है। कोई एक्सीडेंटल डेथ हो गई होगी तो स्त्री पुरुष और उनका परिवार, उनका बच्चा भी, वो भी एक साथ दफनाया गया है। तो उससे पता लगता है कि तब इतने साल 10,000 12,000 वर्ष पहले से भारत में पारिवारिक व्यवस्था थी। और फिर बाद में और एक एक्सकेवेशन हुई है राखी गढ़ी पे, आपने शायद प्रोग्राम भी किया होगा। तो राखी गढ़ी की एक्सकेवेशन में भी हमें उसी तरह की, जैसा उसकी रिप्लिका जो हमें प्रयागराज के आसपास मिलती है, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर और प्रतापगढ़ के एरिया में, वही चीज़ हमें राखी गढ़ी में भी मिली। राखी गढ़ी जबकि इंडस वैली का क्षेत्र है, यहाँ भी स्त्री पुरुष एक साथ एक ही कब्रगाह में, ग्रेवयार्ड में पाए गए हैं, जिनको रखा गया था। तो इससे हमें पता लगता है कि करीब 10-12 हज़ार वर्ष पहले से भारत में परिवार की व्यवस्था थी, क्योंकि उसमें वहाँ एक छोटा बच्चा भी आता है। और ऐसे कई कब्रगाह मिले हुए हैं। अच्छा, पहले जो है अग्निदाह संस्कार और जो कब्रगाह है, दोनों की भारत में प्रथा चल रही थी। तो इसमें किसी को आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे वेदों में भी दोनों तरह की प्रथाओं का उल्लेख मिलता है। फिर धीरे धीरे हम लोग अग्नि संस्कार की तरफ आगे बढ़े हैं। तो ये हुआ सनातन का। तो ये जो फिर जब त्रेता शुरू होता है, तब वहाँ से सनातन धर्म की शुरुआत होती। तब हमें पता लगता, हमारे ऋषियों को, वो समझते हैं कि हम कौन सा धर्म अपना रहे हैं। तो उन्होंने उनकी चेतना ने कहा कि ये तो सनातन है, क्योंकि प्रकृति के नियमों पर आधारित था। तो सनातन शब्द और सनातन की परिभाषा ये हमें कहाँ से मिलती है? रामायण से मिलती है। वाल्मीकि जी पहले ऐसे कवि हैं, पहले ऐसे हमारे ऋषि हैं जिन्होंने सनातन शब्द का प्रयोग किया। और वाल्मीकि रामायण में 16 बार उन्होंने सनातन शब्द का प्रयोग किया। उसके पहले वेद हैं हमारे, तो वेदों में सना, इस तरह से एक सांकेतिक रूप में सनातन धर्म का, सनातन शब्द का प्रयोग मिलता है। पर पूर्णतः सनातन शब्द हमें त्रेता युग में आके मिला। हाँ, रामायण में, त्रेता युग की रामायण में मिलता है। तो हम इसको यदि श्रेय देना चाहें तो महर्षि वाल्मीकि को हम इसका श्रेय देते हैं। उन्होंने रामायण, उन्होंने हमें सनातन धर्म, हम पहले से सनातन थे पर हमें एक पहचान दी वाल्मीकि जी ने। तो ये हुए। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि सनातन शुरुआत से ही था, कहता है इसका कोई अनादि, इसका कोई अंत नहीं है। मतलब पूरी दुनिया सनातनी थी पहले से। पहले जो है पूरे विश्व में जब तक की बाजार व्यवस्था नहीं स्थापित हुई है, तब तक कलह भी नहीं आई, तब तक ईर्ष्या भी उत्पन्न नहीं हुई, क्योंकि सब लोग भोजन के लिए संघर्ष करते थे। जो मिल जाता था उगा हुआ प्रकृति में, क्योंकि एग्रीकल्चर शुरू नहीं हुई थी, तब से हमारी संस्कृति है। देखिए उसके ट्रेसेस हैं ना। अभी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी गए थे किसी देश, ट्रिनिडाड या कहाँ पर, तो वहाँ ये जो है पत्तल में उनको खाना परोसा गया। मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं उसी क्षेत्र का रहने वाला हूँ, प्रयागराज और रीवा के बीच में। तो हमारे यहाँ कुछ ऐसे त्यौहार होते हैं जब पत्तल में ही खाना परोसा जाता है। तो ये पत्तल क्यों? क्योंकि तब थाली नहीं बन रही थी। तो जब हमारी जो क्ले, मिट्टी के बर्तन बनने के पहले जब हमारी संस्कृति थी और उसमें भोजन हम लोग कर रहे थे, तो उसका ट्रेस अभी हमें, परंपरा हमें मिल रही है पत्तल के खाने में। तो हम आर्कियोलॉजिकल दृष्टि से ऐसा देखते हैं। तो वो तब भी हमारा धर्म था, लेकिन हमने अपने धर्म को नाम दिया त्रेता में, जब वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी, क्योंकि उसके पहले हमें एक पूर्णतः सनातन शब्द का प्रयोग नहीं मिलता है, वेदों में संकेत के रूप में मिलता है। तो ये हुआ सनातन। तो पूरी प्रकृति, पूरा विश्व तो मान ही रहा था, क्योंकि पूरे विश्व में वही स्थिति थी। तो जहाँ तक हमारा प्रभाव था उस सर्कल में तो सब लोग मान ही रहे थे। अब इसके बाद स्वामी विवेकानंद की दृष्टि में सनातन और हिंदुत्व। तो स्वामी विवेकानंद ने भारत को, भारत की प्राचीन संस्कृति के परिवेश में देखा और उन्होंने बार बार कहा, उनका एक बहुत महत्वपूर्ण लेख है जो उन्होंने भारत के विद्यार्थियों के लिए लिखा, द फ्यूचर ऑफ इंडिया।
और एक उन्होंने लिखा है प्लानिंग पर। जो काम हमारा नीति आयोग कर रहा है, स्वामी विवेकानंद उस समय अपने समय में कर रहे थे। उन्होंने करीब करीब 1 दर्जन लेख लिखे हैं और बहुत से ऐसे पत्र लिखे हैं, फ्यूचर ऑफ इंडिया, टू इंडियन स्टूडेंट्स, टू आर्यावर्त, ऐसे तमाम विषयों पर जो एक जगह कन्वर्ज होते हैं सनातन हिंदुत्व पे। और जैसा आपने कहा, उन्होंने ही गर्व से कहो हिंदुत्व का ये नारा दिया। नारा नहीं था, ये उनके अंदर की पुकार थी, क्योंकि वो एक ऐसी परिस्थिति में हुए जब भारत का जो राजनीतिक नेतृत्व था 1880 से लेकर के 1900 के 20 वर्षों के बीच, तो हमारे जो राजनीतिक नेतृत्व में इतना आत्मविश्वास नहीं था कि वो अंग्रेजों से पूर्णतः आज़ादी की, पूर्ण स्वराज की मांग कर सकें। आप यदि इतिहास देखेंगे तो हमारे लोग जैसे तिलक थे, तिलक ने भी होम रूल की मांग की, स्वराज की तो मांग की, लेकिन जब इंग्लिश में कहा तो होम लीग, कि हमारे आंतरिक मामलों में भारत को आज़ादी हो। पूर्ण स्वराज की आवाज़ उठाने वाले और उसको सैद्धांतिक एक पहचान देने वाले स्वामी विवेकानंद थे। उन्हें स्वतंत्रता से, पूर्ण स्वराज से कम नहीं चाहिए था। अच्छा, मज़े की बात है कि जब वो गुजरात, राजस्थान से गुजरात होते हुए महाराष्ट्र की ओर बढ़े, ट्रेन में आ रहे थे, तो उनकी ट्रेन में पहली बार मुलाकात हुई तिलक से, और फिर वो पुणे पहुंचे। तो जब वहाँ दूसरी बार मुलाकात होती तो वो उनके घर भी गए, तिलक के घर गए, और तिलक को उन्होंने उत्साहित किया, प्रेरित किया स्वराज। तो देखिए, एक स्वराज। दूसरा, उनके संपर्क में आए थे श्याम जी कृष्ण वर्मा, बहुत बड़े थिंकर, संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान। और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जितनी भी संस्कृत पढ़ाई जा रही है, सब के बेस में यदि किसी भारतीय का ज्ञान है तो श्याम जी कृष्ण वर्मा। और आपको मैं बताऊं कि आजकल जातियों का बड़ा झगड़ा चल रहा है भारत में, तो श्याम जी कृष्ण वर्मा जी थे, ब्राह्मण नहीं थे, लेकिन उन्हें 1877 में 1877 में बनारस के पंडितों ने पंडित की उपाधि प्रदान की। तो ये कहना, भारत को जातियों में बांटने का प्रयास करना, दुष्प्रयास करना, इसका भी कोई आधार नहीं है। नहीं तो वर्मा जी को क्यों पंडित की उपाधि दी जाती? उस समय तो और भी जातीयता, यदि माना जाए तो जातीयता और बड़े भयावह रूप में रही होगी, फिर भी दी गई। तो इतिहास हमें बताता है कि हमारी जो फॉल्ट लाइन्स हैं वो कितनी गहरी हैं या कितनी हल्की हैं, या जानबूझ करके फॉल्ट लाइन्स बनाई गई हैं। तो स्वामी जी ने हिंदू संस्कृति को उठाने के लिए बहुत काम किया, और उनके पहले से बंगाल जो है हिंदुत्व की पहली पाठशाला है। स्वामी जी तब अमेरिका नहीं गए थे, तो 1892 में 1892 में एक स्कॉलर हुए बंगाल में, चंद्रनाथ बसु, सावरकर के पहले। तो सावरकर के पहले से हिंदुत्व है, जो सब लोग कहते हैं कि सावरकर से शुरू हुआ, पर सावरकर के पहले मिट्टी की आवाज़ है, ये मिट्टी की सुगंध है जो हिंदुत्व के रूप में हमारे सामने आती है, और जाने कितने वर्षों पहले से रही होगी। क्योंकि हिंदवी स्वराज तो का स्वप्न तो महाराज शिवाजी ने देखा था, तो वही हिंदुत्व है जो हिंदवी स्वराज है। तो चंद्रनाथ बसु ने हिंदुत्व की सारी फिलॉसफी पर एक बहुत अच्छा, बहुत स्कॉलरली नोट लिखा, जो किताब के रूप में आगे चलकर प्रकाशित हो, उपलब्ध है। आप इसे विकिपीडिया से, आर्काइव से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोडेबल है, मैंने पढ़ा हुआ है पूरा। तो वो एक प्रारंभिक डॉक्यूमेंट है, जिसे हम कह सकते हैं मॉडर्न हिंदुत्व का फर्स्ट डॉक्यूमेंट। लेकिन बंगाल में पहले से हिंदुत्व चल रहा था, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जो है वो एक हिंदू मेले में जब वो बच्चे थे तो हिंदू मेला वहाँ आयोजित किया जा रहा था, और उसे किया था, यदि मैं गलत नहीं हूँ तो नव गोपाल मित्र ने कोलकाता में हिंदू मेला की शुरुआत की। अब क्यों की होगी उन्होंने? क्योंकि हिंदू जो है आपस में इकट्ठे नहीं हो पा रहे थे, एकता स्थापित नहीं हो पा रही थी, तो उन्होंने सोचा कि एक मेले के तहत जो है सबको इकट्ठा किया जाए। यही काम जो है महाराष्ट्र में तिलक जी ने किया। वहाँ उन्होंने गणपति उत्सव शुरू किया, यहाँ हिंदू मेला ही शुरू किया गया सीधा। और ये हिंदू मेला जो होता था अप्रैल महीने में, चैत्र के महीने में होता था, धार्मिक स्वरूप भी इसका था, बड़ी संख्या में होता था। इसकी फंडिंग कहाँ से आती थी? इसकी फंडिंग आती थी टैगोर के परिवार से, रविन्द्रनाथ टैगोर के परिवार से। उनके जो ग्रैंडफादर थे, वो उसकी फंडिंग अलग से कर रहे थे। तो अब टैगोर तो सेकुलर माने जाते हैं, तो टैगोर फैमिली क्यों हिंदू मेले को फंड कर रही थी? लगातार अंग्रेजों के विरोध में कर रही थी। तो ये जो है हमको समग्रता से देखना पड़ेगा। तो सनातन हमेशा से भारत में रहा, और इसकी प्रथम पाठशाला
कोलकाता थी, और इसी पाठशाला के पहले प्रखर विद्यार्थी थे स्वामी विवेकानंद। तो अच्छा हाँ, ये नवगोपाल मित्रा जी को भी हमें बहुत गहराई से जानना चाहिए। वो ऐसे व्यक्ति थे, उन्होंने नेशनल 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 ऐसे नाम देके न जाने कितने इंस्टीट्यूट तैयार किए बंगाल में। उन्होंने एक नेशनल जिम्नेजियम, जिम जो होता है, नेशनल जिम्नेजियम भी बनाया। उस जिम्नेजियम में स्वामी विवेकानंद जिम करने जाते थे। तो विवेकानंद एक बिल्कुल मॉडर्न किस्म के यूथ थे, स्टूडेंट लाइफ में, और बड़ा महत्व है उनका नंद गोपाल मित्रा जी का, नवगोपाल, सॉरी क्षमा करें, नवगोपाल मित्रा का। उन्होंने बहुत से ऐसे इंस्टीट्यूट के करीब 7-8 इंस्टीट्यूट्स बनाए जो सारे नेशनल टर्म के साथ में आते हैं। तो वहाँ पर राष्ट्रीयता, हिंदुत्व और भारतीयता, ये तीनों चीज़ें एक साथ चल रही थी। और मैं आपको संक्षेप में एक और छोटी बात बताऊं कि महाराज शिवाजी हुए महाराष्ट्र में, और महाराणा प्रताप हुए राजपुताने में, राजस्थान में, लेकिन दोनों का इतिहास पहले लिखा गया कोलकाता में, बंगाल में पहला इतिहास उनकी बायोग्राफिकल जो है। और बीच में आई थी महारानी पद्मिनी के सती होने की जो बात आती थी, तो महारानी पद्मिनी पर भी एक प्ले लिखा गया, कहाँ? कोलकाता में। तो जो बंगाल है उसे हम लोगों ने, उसकी इतिहास को, हमारे जो सेकुलर हिस्टोरियंस हुए हैं और जो बंगाली बाद में हुए, उन्होंने सारे बंगाल के इंटेलेक्चुअल मूवमेंट को, जो चीज़ें वहाँ पर हुई हैं, उन सब को ईश्वर चंद्र विद्यासागर के नाम के आगे छिपा दिया है। जब भी आप किसी बंगाली से बात करेंगे तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर। स्वामी विवेकानंद भी ईश्वर चंद्र विद्यासागर के संपर्क में थे, उनके द्वारा स्थापित स्कूल में कुछ दिन अध्ययन करने के लिए गए भी थे, उसको आगे कंटिन्यू नहीं किया। पर ईश्वर चंद्र विद्यासागर या राजा राम मोहन राय ही प्रथम और अंतिम स्कॉलर नहीं है जो बंगाल में हुए हैं। वहाँ एक से एक बढ़कर नेशनलिस्ट हुए। भूदेव उपाध्याय, उन्होंने इतना कुछ लिखा। उन्होंने जो है पटना, बिहार में हिंदी में जो कोर्ट्स की कार्रवाई होती है, तो पहले केवल फारसी में हुआ करती थी, तो उसको हिंदी के लिए आंदोलन किया एक बंगाली ने। आप सब, तो हमारी जो आत्मीयता की है ना, भावना है भारत में, एक भारतीय के प्रति दूसरे भारतीय की, चाहे वो बंगाली हो या मराठी हो, सब में एक बड़े स्तर पर रही। अभी जो हम लोगों ने स्थापित किया, जो उपलब्ध किया भारत की एकता के लिए, दुर्भाग्य से कुछ प्रदेशों में भाषा के नाम पर, अच्छा, स्वामी विवेकानंद जी ने भारत की भाषाई एकता के लिए, लिंग्विस्टिक यूनिटी ऑफ इंडिया के लिए बहुत लिखा। उन्होंने एक एक भाषा के संस्कृत रूप को सामने रखा कि हम एक ही मूल भाषा से, हम सब की भाषाएं उत्पन्न हुई हैं। तो उनका योगदान बहुत है। अभी आप देख रहे हैं सर, इसी योगदान को देखते मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि हिंदू राष्ट्र को लेकर वो क्या सोचते थे? वो चाहते थे कि भारत की जो अपनी प्राचीन संस्कृति है, और उन्होंने, जो मैंने उनका पेपर बताया जो उन्होंने यूथ के लिए, भारतीय यूथ के लिए लिखा था, उसमें लिखा कि जिस दिन हमारे यूथ को उसकी प्राचीन संस्कृति, प्राचीन इतिहास का आभास हो जाएगा, उसे पता चल जाएगा, क्योंकि अंग्रेजों ने सिलेबस से हटा दिया था, उस दिन उसकी धमनियों में धीरे धीरे धीमी गति से बहने वाला रक्त अपने प्रचर प्रवाह से बहने लगेगा, और वो जान सकेगा कि उसके पूर्वज महान संस्कृतियों के निर्माता रहे हैं, और वो हिंदू यूथ आगे चल करके विश्व गुरु भारत का निर्माण करेगा। तो हिंदुत्व उनके लिए विश्व गुरु भारत की स्थिति तक और विश्व शक्ति तक के मंच पर उठने का एक माध्यम था। हिंदू भारत, विश्व गुरु भारत, ये उनकी दोनों की कल्पना थी। वो दोनों भावनाओं में कोई अंतर नहीं करते थे, क्योंकि हिंदुत्व में जो आक्षेप लगा है वो हमारे आज के पॉलिटिकल सिनेरियो में लगा है। हिंदू शब्द या हिंदू संस्कृति, या हम लोग एज ए हिंदू, चाहे हमें किसी भी नाम से पुकारा जाएगा, हम रहेंगे तो वही जी, और उन्हीं मान्यताओं को मानेंगे, उन्हीं उसी दर्शन को स्वीकार करेंगे, उन्हीं प्रथाओं पर चलेंगे। तो हमारी प्रथा में हम कहाँ किसी से नफरत करते हैं? हमें हिंदू कहिए, भारतीय कहिए, जो भी नाम आप देंगे, हम किसी से नफरत नहीं करते। नफरत करने वाले लोग जो दूसरे हैं, हम कोई भी पहचान अपनी रखेंगे, जिन्हें हमारे त्योहारों पर पत्थर फेंकना है वो पत्थर फेंकेंगे। तो समस्या कहीं और है, लेकिन उसका इलाज जो है, जो जिनमें जहाँ कोई समस्या नहीं है, उन लोगों को दवा दी जा रही है, जबकि दवा जो है वहाँ दी जानी चाहिए जहाँ पर ये बीमारी है, रोग है, वो है इस्लाम की कट्टरता। इस पर हम आगे बात कर लेंगे। इस्लाम की कट्टरता भी जो है
एक दूसरे अंदाज की है। देखिए, भारत के और अरब के संबंध कभी ख़राब नहीं हुए। 50 लाख से ज़्यादा हम भारतीय और अधिकतर उसमें हिंदू हैं, अरब देशों में रहते हैं, और मंदिर भी वहाँ पर बना हुआ है। पाकिस्तान के, हाँ, अबू धाबी हमारे मंदिर बने हुए हैं। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भी गए। पाकिस्तान में मंदिर तोड़ दिए जाते हैं और अरब में मंदिर बन जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा अंतर है। इसका कारण क्या है? देखिए, जो पैगंबर मोहम्मद साहब हैं, उनकी जीवनी में बहुत से लिबरल ऐसे लम्हे हैं, ऐसे क्षण हैं कि जहाँ पर उन्होंने लिबरल और आपस में भाईचारे के लिए योगदान किया। उनका जो वो योगदान है, वो भारतीय मुसलमानों के, जो हमारे इस्लाम कट्टर हैं, इन कट्टरवादी ताकतों ने अपने मुस्लिम जो न्यू जनरेशन है और पीछे की भी जनरेशन है, उसके सामने आने नहीं दिया, उसे दबा दिया कि जो इस्लाम का उजला पक्ष है। तो जो कट्टरता है केवल वही भारत में दिख रही है, और यही कट्टरता सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ में भी रही। लेकिन बाद में वो सुधर गए। देखिए, उज्बेकिस्तान में जो लड़कियां वहाँ की जो पहन लेती हैं, क्या उसे बुर्का, तो बुर्के पर प्रतिबंध है उज्बेकिस्तान में, उज्बेकिस्तान में, तुर्कमेनिस्तान में, इन सब देशों में बुर्के पर प्रतिबंध है। सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं। और उन्होंने तो फ्राइडे की जो नमाज होती है सड़क पर, वहाँ उज्बेकिस्तान में प्रतिबंध लगा रखा है। और भारत में योगी जी कोशिश करते हैं कि सड़क पर ना हो नमाज, तो यहाँ पर कट्टर, हाँ, उसके खिलाफ में यहाँ पर आंदोलन होते हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपने अब तक के अपने इतने टाइम पीरियड में आपने कितना गहन अध्ययन किया है विवेकानंद जी पर, और कितनी सरकारें आई हमारे देश में, कितनी सरकारें गईं? आपने एनडीए की सरकार देखी, यूपीए की सरकार देखी, गठबंधन वाली अटल जी की भी सरकार देखी होगी। क्या लगता है कि आज की सरकार की तुलना में, पिछली सरकार की तुलना में, कौन सी सरकार आपके नज़रिए में सबसे आगे रही, जिससे स्वामी विवेकानंद जी की उपलब्धियों को, उनके कार्यों को दुनिया के आगे रखा? देखिए, जब पहली सरकार आई थी, अटल बिहारी जी जब प्रधानमंत्री थे, उस समय पर स्वामी विवेकानंद के मूल्यों और आदर्शों पर चलने की कोशिश की गई थी। शुरुआत हुई आपको? शुरुआत एक तरह से। हालांकि स्वामी विवेकानंद जो है, अलग अलग राजनीतिक दौर में उनका महत्व और उनकी प्रासंगिकता कभी कम नहीं हुई, किंतु उन्हें पहली बार आम भारतीय के, युवा भारतीय के जीवन के करीब, और उनका जो दर्शन है उसे पब्लिक स्पेस में उठाया गया, उससे वो स्थान मिला जो स्थान लोगों के हृदय में था। पहली बार वो सामने आया उस समय पर। और उसके बाद फिर 1993 में जब उस समय पर कांग्रेस की सरकार थी, थोड़ा सा प्रयत्न उस समय हुआ, पर वो व्यक्तिगत प्रयासों के तहत हुआ। इसको जो संस्थागत महत्व दिया गया वो अभी की सरकार में अभी हम देखते हैं। हालांकि स्वामी विवेकानंद के नाम पर कोई अभी स्पेसिफिक योजना अभी नहीं बनी है, लेकिन उत्तराखंड में स्वामी विवेकानंद ट्रेल, जहाँ जहाँ पर स्वामी विवेकानंद ने उत्तराखंड में भ्रमण किया था, जहाँ जहाँ उन्होंने तपस्या की, जहाँ उनके पदचिन्ह हैं, उन सब को एक टूरिस्ट रूट के रूप में डेवलप किया जा रहा है। तो ये पहला प्रयास तो उत्तराखंड को जाता है। वो सारे प्रदेशों में गए, लेकिन उत्तराखंड पहला प्रदेश है जिसने उनकी स्मृति को एक सिस्टमेटिक व्यवस्था के तहत उठाया हुआ है। यही काम होना चाहिए था गुजरात और राजस्थान में भी, क्योंकि यदि स्वामी विवेकानंद हुए हैं आपके बंगाल में, उनका जन्म वहाँ हुआ और उनको गुरु वहाँ मिले, लेकिन उन्होंने तपस्या की कहाँ? उत्तराखंड में, हिमालय में। लेकिन जहाँ से उनका व्यक्तित्व ढला है, जिसने स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद बनाया, जो पहचान दी, वो राजपूताना है। कर्म भूमि रही राजस्थान हुई, कर्म भूमि भी रही और ज्ञानार्जन की भूमि भी रही। स्वामी विवेकानंद इंग्लिश और फ्रेंच, इन दोनों भाषाओं में बहुत निष्णात थे। हिंदी उन्हें आती थी, बंगाली तो वो थे ही, तो 4 भाषाओं का ज्ञान तो उन्हें पहले भी था। संस्कृत उन्होंने बचपन में पढ़ी थी, पर वो संस्कृत भाषा में वो इतने प्रखर नहीं थे कि वेदों का और विश्व स्तर पर जो है अपने को रख पाते। तो जब वो जयपुर आए हिमालय से आगे भ्रमण करते हुए 1988 के बाद, 1888 के बाद 1890 में वो राजपूताने की ओर बढ़ते हैं। तो वहाँ उन्हें एक संस्कृत के विद्वान मिलते हैं, अब्जा भट्ट। अब्जा भट्ट कौन है? तेलुगु हैं। अब देखिए कैसे उनका व्यक्तित्व ढलता है। अब्जा भट्ट स्वामी विवेकानंद को पाणिनि का व्याकरण
पढ़ाना शुरू करते हैं और वो पढ़ते हैं। फिर उसके बाद वो शिक्षा पूरी नहीं हो पाती, क्योंकि वो ये रास्ते में हुई मुलाकात थी, दोनों जब तक एक साथ थे तब तक उन्होंने सीखा। फिर जब वो आते हैं अलवर और वहाँ से आते हैं खेतड़ी, तो वहाँ पर नारायण दास पंडित उनको मिलते हैं और नारायण दास पंडित ने स्वामी विवेकानंद को पूरी संस्कृत की शिक्षा दी। तो पाणिनि के व्याकरण में वो दक्ष कहाँ हुए? राजस्थान में हुए। फिर जब आगे बढ़े तो गुजरात गए, तो गुजरात में उन्हें वो एक और महान व्यक्तित्व है जो प्रतीक्षा कर रहा है कि उन्हें भी उनका स्थान दिया जाए। यदि आपने मैक्स मुलर का नाम सुना होगा जी, लेकिन क्या आपने शंकर पांडुरंग दीक्षित का नाम सुना है? पंडित शंकर पांडुरंग। पंडित शंकर पांडुरंग ने चारों वेदों का और खास तौर पे तो अथर्ववेद का पूरा ट्राइलिंगुअल ट्रांसलेशन किया। हिंदी, इंग्लिश और मराठी, 3 भाषाओं में ट्रांसलेशन किया और उनको उनका स्थान भारत में अभी तक प्राप्त नहीं हुआ। तो स्वामी विवेकानंद की उनसे मुलाकात हुई गुजरात में और वहाँ उन्होंने उनके साथ बैठ के वेदों का अध्ययन किया। उनके घर में 4 महीने रहे विवेकानंद। तो विवेकानंद की ज्ञान पिपासा देखिए, सन्यासी हैं, पैदल भ्रमण कर रहे हैं, सिक्का, मुद्रा, करेंसी को स्पर्श नहीं करते। उन्होंने 1 रुपये भी कभी किसी से लिया नहीं। व्यवस्थाएं यदि किसी ने कर दी, ट्रेन का टिकट दे दिया तो चले गए, बस का टिकट दे दिया तो या किसी और का टमटम का चल रहा था उस समय तो उसका दे दिया, या जब बाहर गए भी तो समुद्र का टिकट, शिप का टिकट किसी ने कर दिया तो चले। उन्होंने पैसे को कभी अपनी लाइफ में पूरे जीवन छुआ नहीं। तो 4 महीने वो पंडित शंकर पांडुरंग दीक्षित के घर में बैठकर वेदों का अध्ययन किया स्वामी विवेकानंद ने। सन्यासी होने उन्हें ये बिल्कुल नहीं मन में आया कि मैं सन्यासी हूँ, गुरु हूँ और मुझे किसी गृहस्थ के घर में बैठ के सीखना नहीं चाहिए। उन्होंने शिक्षा ली और हम शंकर पांडुरंग दीक्षित जी को भूल गए हैं। हमारी एकेडमिया में, सिलेबस में आप देखेंगे तो एक लाइन का भी रेफरेंस नहीं मिलता, जबकि उन्हीं के अथर्ववेद के ट्रांसलेशन को आधार बनाकर फिर अमेरिका में आगे चलकर अथर्ववेद का इंग्लिश ट्रांसलेशन हुआ, क्योंकि उन्होंने ट्राइलिंगुअल कर दिया था। तब अंग्रेजों को या अमेरिकन्स को और फर्दर इसको इम्प्रूव करने में आसानी थी। तो शंकर पांडुरंग राव ने इतनी सावधानी रखी अपने अनुवाद में कि उन्होंने 5-6 वैदिक जो ट्रेडिशनल वैदिक फैमिलीज थी, उन फैमिलीज के पंडितों को साथ में बिठाकर उनसे सुना और फिर उनको लिखवाया जो मंत्र है ओरिजिनल की कैसे, ताकि कोई शब्द बदल ना जाए। इतनी सावधानी के साथ व्यक्तिगत स्तर पर कार्य किया। तो उनकी स्वामी विवेकानंद की पहचान को जहाँ से पहचान मिल रही है वो है राजपूताना और गुजरात। और वहाँ भी इस तरह से टूरिज्म प्रमोट करने के लिए स्वामी विवेकानंद पथ मार्ग ये हमारी सरकारों को बनाना चाहिए। और जहाँ जहाँ वो गए उनको जो मुख्य स्थान है वहाँ पर म्यूजियम्स बनने चाहिए। नहीं तो उन्होंने जो पताका फहराई है वो कभी अभी हम एक पॉडकास्ट कर रहे हैं, कुछ लाख लोग इसे देख सकते हैं, कुछ हजार लोग देख सकते हैं, थोड़े समय के बाद में स्मृति से बाहर हो जाएगा। तो आज तक स्वामी विवेकानंद पर इस तरह से कोई कार्यक्रम भी नहीं हुए हैं जो कि होने से आगे हम देखेंगे कि उन्होंने क्या क्या नहीं किया भारत के लिए, कैसे भारत को विश्व के क्षितिज पर सबसे उच्चतम स्तर पर पहुंचा दिया। कि वेस्टर्न जर्नलिज्म जो है, जो भारत की इतनी बुराई करता आज भी करता है, जो हमें कहता है कि हम सेकंड ग्रेड अभी डेवलपिंग कंट्री हैं जबकि हम डेवलप्ड हो चुके हैं, तो वहाँ के उसी मीडिया ने स्वामी विवेकानंद की भूरी भूरी प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि तुम अमेरिकन्स को डॉलर की वर्शिप के अलावा क्या आता है। मुझे कैरेक्टर, एक अमेरिकन स्कॉलर बता दो जिसने अमेरिकन संस्कृति के लिए, अमेरिकन सभ्यता के लिए, अमेरिकन सिविलाइजेशन पर कुछ लिखा है। आपकी सिविलाइजेशन पर कुछ है लिखने वाला कोई लेखक है तो बताएं। तो उनको कोई नाम नहीं था। जो डायरेक्ट हिट करते थे स्वामी विवेकानंद, उतना साहस तो उनके बाद आज तक हमें देखने में नहीं मिला। आज अभी भी आम भारतीय अमेरिकन्स को, अमेरिका को बहुत ऊंचाई के स्तर पर देखता है, पर जिसे उन्होंने खींच कर नीचे अपने बराबरी पर लाया और फिर उसको ठोकर दी, वो केवल स्वामी विवेकानंद थे। सर देखिए, जब हम बात करते हैं इंडिया की पॉलिटिक्स को लेकर और जब बात आती है स्वामी विवेकानंद जी की, तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि कांग्रेस के दौर में या फिर कहीं कि क्योंकि कांग्रेस में गांधी परिवार ने सबसे ज़्यादा रूल किया है इस देश में, तो क्या लगता है कि उनकी तरफ से कोई पहल कभी हुई हो स्वामी विवेकानंद को आगे बढ़ाने की? नहीं, उनके इसमें विचारों एक बहुत दुखद पहलू है जो नहीं होना चाहिए था। देखिए, स्वामी रामकृष्ण परमहंस ठाकुर रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद के गुरु हैं और पूरा भारत उन्हें गुरु के रूप में मानता है।
तो जब कांग्रेस की सरकार थी, पिछली सरकार, मनमोहन सिंह जी की सरकार के पहले की जो सरकार थी, संभवतः नरसिम्हा राव के समय पे, क्योंकि उस समय पर ये बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि का विवाद चल रहा था, तो कुछ ऐसे लोग तैयार किए गए जो भारत के हर आस्था के केंद्र पर, जो हमारे फिगर्स हैं, जिनको हम श्रद्धा से देखते हैं, सब पर आक्षेप लगाया गया, सबके चरित्र हनन का प्रयास किया गया। तो उस समय पर भारत में कुछ किताबें लिखवाई गईं भगवान रामकृष्ण परमहंस के जीवन चरित्र पर, और उनकी ऐसी व्याख्या की गई जो बिल्कुल ही निंदनीय है। ये कुछ ऐसा ही प्रयास था जैसे मकबूल फिदा हुसैन ने हमारे देवी देवताओं की मूर्तियों के साथ खिलवाड़ की, उनकी असभ्य तरीके से मूर्तियाँ बनाई और कला के नाम पर। उसी तरह भगवान रामकृष्ण परमहंस के चरित्र का चरित्र हनन करने का प्रयास किया गया भारत में कांग्रेस सरकार के दौरान। ये अप्रत्यक्ष रूप से होती बातें, तो हम डायरेक्ट कोई आरोप नहीं लगा सकते, लेकिन उसी समय क्यों? सवाल है कि जितने भी आक्षेप हुए भारत में, कलंकित करने के जितने भी प्रयास हुए, सब एक ही समय क्यों हो रहे हैं? राम जन्मभूमि, ये 91 की बात आप बता रहे हैं, 91 92 की, 92 95 के बीच में सारा कुछ हो रहा था, 94 95 तक किताब आई थी, 94 95 के समय ही आई थी। तो उस समय पर मैंने एक दिन देखा था कि ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज से कितनी किताबें छप रही हैं हिंदुत्व के विरोध में। तो इन दोनों पब्लिकेशंस में, और हमारी सरकार को थोड़ा सा सजगता लेनी चाहिए कि जो ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज पर जो हम आंख बंद कर कर विश्वास करते हैं कि ये बहुत स्कॉलरली हैं, ये लोग भारत विरोधी, हिंदू विरोधी और भारत की छवि को खराब करने वाली इतनी किताबें छाप रहे थे कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी कम्युनिस्ट लेफ्टिस्ट भारत से जाता था, प्रपोजल देता था भारत के खिलाफ लिखने के लिए, उसे वो फंड कर किताबें लिखवाते थे। तो इन्होंने खासतौर पे ऑक्सफोर्ड ने भारत विरोधी स्कॉलरशिप को तैयार किया, उसे फंड किया, उनकी किताबें छापी और उनके लिए भारत से बाहर ग्लोबल स्केल पर करियर बनाने की अपॉर्चुनिटी तैयार की। तो ये जो चीज़ें हैं जिसे हम टूल किट कहते हैं, ये इस टूल किट के निर्माण में ऑक्सफोर्ड ने बहुत सक्रिय योगदान दिया है और इसे हमारे लोगों को समझना पड़ेगा। आप अपने स्कॉलर्स को ही अपना स्कॉलर समझें। आप जैसे विवेकानंद ने जो ऊंचाई हमें दी, वैसी ऊंचाई वाले स्कॉलर्स भारत को चाहिए आज, और वो आप खोजेंगे कोई तो मिल जाएंगे, और जो उनके सपनों को आगे बढ़ा सके। लेकिन हमने जिन ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज पर दिया, इनका बहुत काला अध्याय है। एक पॉडकास्ट करना पड़ जाएगा आपको कि किस तरीके से इन दोनों ने मिलकर, जो आजकल दलित की बात आती है, दलित में भारत को बांटने की कोशिश की जा रही है, तो जो दलित का जो डिवीज़न है ना, ये डिवीज़न भारत में हुआ है सबाल्टर्न स्टडीज़ से। तो सबाल्टर्न स्टडीज़ में जब भारत उठ रहा था, हमारी इकोनॉमी देखिए 80s में भी आगे बढ़ रही थी। पहले 70 से 80 तक हम गरीब हो गए, भारत गरीब हुआ। भारत जापान और चाइना से पीछे हुआ 70 से 80 के बीच में, 82 तक। लेकिन जब भारत में एशियाड हुआ, उसके बाद फिर नई ताजगी आई भारत में। तो जब भारत फिर से उठने लगा, तो इन्होंने, इनकी किताबें कम बिकने, जो बिक्री हो रही थी, जो सेल हो रही थी, वो स्टेबल हो गई। तो अब आगे बिजनेस कैसे बढ़े, तो इन्होंने प्रोफेसर्स को फंड किया सबाल्टर्न स्टडीज़ के लिए। सबाल्टर्न स्टडीज़ क्या करती थी कि ऐसे देशों में जहां अंग्रेजों का शासन रहा है, वहां अंग्रेजों के खिलाफ में कोई किताब न लिखी जाए, वहां जो आपस में जो संघर्ष हो सकता था उसको मेन मुद्दा बना करके लिए बनाकर सामने रखा जाए, ताकि उस देश के लोग आपस में ही लड़ते भिड़ते रहें, आपस में मनमुटाव का शिकार हों और आपस में समस्या खड़ी हो जाए। ये एक पॉलिसी के तहत ऑक्सफोर्ड कर रही थी, विश्वविद्यालय कर रहा था, वहाँ के जो भी प्रोफेसर हैं वो कर रहे थे। और यहाँ से 3 नाम मैं आपको बताता हूँ। पार्थ चैटर्जी, ज्ञानेंद्र पांडे और एक और बंगाली फिगर हैं जिनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा। तो ये 3 फिगर्स को खड़ा किया गया एज ए ग्रेट स्कॉलर। उसमें ज्ञानेंद्र, इन तीनों में से कोई भी दलित नहीं है, कोई भी सबाल्टर्न नहीं है, सब जो है सवर्ण फैमिली से आते हैं, रिच फैमिली से आते हैं। और ज्ञानेंद्र पांडे तो कुछ दिन बाद यहाँ कुछ आर्टिकल्स लिखे इंडियन एक्सप्रेस वगैरह में या टाइम्स ऑफ इंडिया, इस तरह के न्यूज़पेपर, क्योंकि ये न्यूज़पेपर्स भी इनके साथ में इंटरनेशनल रिकॉग्निशन करके इनके साथ में अटैच हो जाते थे, एसोसिएट हो जाते थे। ज्ञानेंद्र पांडे बाहर थी कि कोलंबिया किसी और दूसरे विश्वविद्यालय में आज भी पढ़ा रहे हैं। और वो व्यक्ति जो कहीं से कहीं तक सबाल्टर्न नहीं है, वो सबाल्टर्न हिस्ट्री लिख रहा है, क्योंकि उसके पास एजेंडा है और उस एजेंडे के तहत भारत को तोड़ना है, हमारी आपसी एकता को तोड़ना है। तो आप देखें, दलित हिस्टोरियंस या दलित लेखक या सबाल्टर्न, इनमें अधिकतर बंगाली सवर्ण क्लास है जी।
उन्होंने उन दलितों पर, उन सबाल्टन जो हैं लोग, उस तबके के लोगों पर लिखने के लिए उस तबके के इतिहासकार, तबके के स्कॉलर्स को आगे नहीं आने दिया। पार्था चटर्जी क्यों लिखेगा सबाल्टन पर? वहाँ से फिर कोई दलित लेखक उठना चाहिए, उसको मौका उन्होंने नहीं दिया। केवल भड़काने के लिए, विद्वेष उत्पन्न करने के लिए इस तरह से जालसाजी की गई। तो ये सब चलता रहा है। सर, इन सब के बीच आपने शुरुआत में बताया ना कि किस तरह से उन्होंने विश्व गुरु वाला भी फॉर्मूला दिया स्वामी विवेकानंद जी ने। क्या हम आगे मुमकिन देख सकते हैं कि भारत विश्व गुरु की ओर बढ़ रहा है? तो देखिए, हमें शुरुआत वहीं से करनी पड़ेगी जहाँ से स्वामी विवेकानंद ने सूत्र छोड़ा था। और स्वामी विवेकानंद के समय उनका एक लेटर है और कुछ आर्टिकल्स हैं जिसमें उन्होंने भारत को विश्व गुरु के रूप में देखा है। और अभी पिछले 2 वर्षों में किताबें आई हैं जिसमें स्वामी विवेकानंद को विश्व गुरु वेस्टर्न स्कॉलर्स ने लिखा है, अमेरिकन स्कॉलर्स ने लिखा है, स्वामी विवेकानंद द गुरु टू द वर्ल्ड। आप देखेंगे किताब, मैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि गूगल में सर्च करके पॉडकास्ट में आप जो है उसे दिखा भी दें। तो स्वामी विवेकानंद ए गुरु टू द वर्ल्ड। तो जो भारत की एक गुरु के रूप में जो स्वीकार्यता है वो स्वामी विवेकानंद के समय से सतह पर आती है। लेकिन वैसे भी पश्चिम में ये स्वीकार्यता हमें करीब 1769 से मिलनी शुरू होती। 1769। अभी हम कहाँ हैं? 2025 में। तो कितने 100 वर्ष पहले हुए। देखिए, वोल्टेयर है, एक कथन है हमारे सामाजिक आंदोलन के कुछ नेताओं का। कहते हैं कि इंडिया कुड नॉट प्रोड्यूस अ वोल्टेयर और हिंदूज कुड नॉट प्रोड्यूस ए वोल्टेयर, ये कहा जाता है। तो वोल्टेयर वाज प्रोड्यूस बाय इंडियन थॉट्स, ये हिस्ट्री है जो कि यहाँ पढ़ाई नहीं जा रही है। तो वोल्टेयर ने कहा था कि वॉट एवर वी हैव इन द वेस्ट, मैथमेटिक्स, एल्जेब्रा, ज्योति, एस्ट्रोनॉमी, everything has come to us from the Ganges, from the banks of the Ganges. And that is India. That is India. Everything, whatever we have, has come to us from the banks of Ganges. गंगा के किनारों से हमें सब कुछ मिला। तो वो वहाँ से विश्व गुरु की शुरुआत होती है। फिर अभी आज ट्रम्प साहब अमेरिका में आए हैं, तो मैं आपको अमेरिका की भी कुछ सच्चाई बताना चाहूँगा। अमेरिका नया देश था, उसको देश बनने के लिए जिस फिलॉसफी की ज़रूरत थी वो पूरी जो अभी की एग्जिस्टिंग सिविलाइजेशन वो कहीं मिलती नहीं थी। अमेरिका और ब्रिटेन के बीच में लड़ाई हुई थी, युद्ध हुआ था। तो वो ब्रिटेन से कोई ओपिनियंस, कोई थॉट्स लेकर के अपने को खड़ा नहीं करना चाहता था। तो उन्हें एक अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, सोर्स ऑफ कल्चर, सोर्स ऑफ फिलॉसफी की ज़रूरत थी। तो उन्होंने देखा भारत की ओर। तो जो अमेरिका के जो सेकंड प्रेसिडेंट है जॉन एडम्स ने भारत को बड़ी गहराई से पढ़ा और वही पहले आदमी है। वोल्टेयर ने भी कहा था हालांकि, पर वोल्टेयर का कहना जो है एक इम्प्रेशन नहीं बना सका। तो जॉन एडम्स वाज द फर्स्ट पर्सन वोल्टेयर के बाद जिन्होंने कहा था कि जो पाइथागोरस थ्योरम है ये वेस्ट ने भारत से सीखी है। पाइथागोरस ने पाइथागोरस थ्योरम भारत से सीखी है। ये बात कहने वाले कोई आरएसएस, संघ, विश्व हिंदू परिषद या हिंदुत्व के लोग नहीं हैं। इनसे पहले अमेरिका के सेकंड प्रेसिडेंट ने ये बात कही, एक लेटर में लिखा। फिर और लेटर किसे लिखा उन्होंने? लेटर लिखा अमेरिका के थर्ड प्रेसिडेंट को। जब उनका कार्यकाल खत्म हो रहा था, जॉन एडम्स का कार्यकाल खत्म हो रहा था और जेफरसन द थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ यूएस ही वाज कमिंग। तो उन्होंने, जैसे हम अपना हस्तांतरण करते हैं पावर ट्रांसफ़र करते हैं, ऐसे पॉइंट पर लिखा कि जेफरसन यू मस्ट स्टडी द इंडिया, क्योंकि इंडिया सिविलाइजेशन की मदरलैंड है, मातृभूमि है सिविलाइजेशन की। यदि अमेरिका को हमें पावरफुल बनाना है तो वो थॉट्स कहाँ मिलेंगे? भारत से मिलेंगे। और फिर वो थॉट्स लिए गए। अब इसी क्रम में मैं आपको बताऊं, स्वामी विवेकानंद का तो योगदान है ही है। तो फिर जब आगे बात हुई तो वहाँ पर एक ब्राह्मण मूवमेंट चला अमेरिका में। तो उन्होंने ब्राह्मण मीन्स ब्राह्मण, हम कास्ट से हम नहीं जोड़ें, भारत की जो फिलॉसफी थी वो ब्राह्मणिकल फिलॉसफी एक वर्ड उसके लिए था। अभी हमारा जो एएसआई है ना, एएसआई को जितने भी अभी आज की डेट में एएसआई को जितने इंस्क्रिप्शन मिलते हैं ये उसको ब्राह्मणिकल इंस्क्रिप्शन कहते हैं, जबकि ये शब्द का प्रयोग नहीं होना चाहिए। अभी 70 साल से एएसआई में भी बहुत कुछ कॉलोनियल नेचर का है। एएसआई को भी रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। क्या हमारी सरकार का ध्यान अभी एएसआई की तरफ कम गया है? ये वही टर्मिनोलॉजी यूज़ कर रही है जो ब्रिटिश पीरियड में कर रहे थे। उन्होंने ब्राह्मणिकल
इंस्क्रिप्शन और द्रविड़ियन इंस्क्रिप्शन। तो ब्राह्मण, द्रविड़ ये शब्द जो है नहीं अब आज़ाद भारत में, स्वतंत्र भारत में प्रयुक्त होने चाहिए। खैर, तो अमेरिका ने भारतीय फिलॉसफी को ब्राह्मण फिलॉसफी के नाम से पढ़ना शुरू किया और इसी फिलॉसफी ने अमेरिका को सुपर पावर बनाया। कुछ दिन पहले 2017 में एक किताब छपी है कि अमेरिका वर्ल्ड पावर कैसे बना, तो उसमें लेखक टाइटल है दी ब्राह्मण कैपिटलिज्म ऑफ अमेरिका। उनमें से कोई भारत नहीं आया, कोई ब्राह्मण नहीं बना नहीं, पर इंडियन फिलॉसफी को पढ़ा उन्होंने, अर्थशास्त्र को पढ़ा चाणक्य के, और सबको पढ़ा, और फिर जो समझ में आया उससे उन्होंने अपना इकोनॉमिकल व्यू डेवलप किया, इंडस्ट्रीज को तैयार किया और स्कॉलर्स को भी तैयार किया। देखिए भारत क्यों तेजी से तरक्की नहीं कर पा रहा है, उसका रीज़न है कि उन्होंने एक तरफ तो इकोनॉमिस्ट बनाए और वेंचर कैपिटलिस्ट बनाए जो इन्वेस्ट करेंगे। भारत ने केवल वेंचर कैपिटलिस्ट बनाए, उतने अच्छे इकोनॉमिस्ट हम लोग नहीं बना पाए, और हम स्कॉलर बिल्कुल भी नहीं बनाए। तो जो स्कॉलर भविष्य दृष्टा होगा, एक ही स्कॉलर हमारे पास है, या तो स्वामी विवेकानंद है, या फिर अरविंदो है, या फिर बाद में धार्मिक दृष्टि से और भी हुए, पर एक ऐसे मोंक या सन्यासी जिसने भविष्य का भारत भी देखा होगा, स्वामी विवेकानंद ही थे। तो हम लोगों ने नहीं तैयार किया, हमने केवल इन्वेस्टर्स तैयार किए, इसलिए हमारी गति और हमारी दिशा, कई बार गति कम हो जाती है और दिशा भटक जाती है। सरकार बदली तो हमारी दिशा भटकी। अमेरिका में कोई भी पावर आती है वो क्यों नहीं भटकता है, क्योंकि एक रूपरेखा पूरी बनी हुई है। तो ये जो ब्राह्मण मूवमेंट था उसमें कोई ब्राह्मण नहीं, तो उसमें टी.एस. इलियट जैसे लोग थे, फोर्ड, जिसके ऊपर आरोप लगता है कि फोर्ड एंटी इंडियन लिटरेचर और लोगों को प्रमोट करता है, उस फोर्ड फैमिली ने अपने आप को ब्राह्मण बना लिया था। टी.एस. इलियट हो गए, फोर्ड हो गए, और जितनी एमिनेंट वहाँ पे फैमिलीज थीं जिनके नाम से आज इंडस्ट्रीज चल रही हैं, वो सब लोगों ने अपने आप को, अपनी वेस्टर्न पहचान को छोड़कर अपनी भारतीय पहचान ब्राह्मण अपने को डिक्लेयर किया। और 2 प्रेसिडेंट इस मूवमेंट ने दिए अमेरिका को, 2 प्रेसिडेंट करीब 25, 30, 40 के आसपास जो सेनेटर्स हैं वो दिए, और न जाने कितने स्कॉलर्स दिए। तो जो अमेरिका बना है बेसिकली उसकी फाउंडेशन भारतीय थॉट्स पर बनी है। तो हमने उन थॉट्स को, जब भारत आज़ाद हुआ तो हमने खुद नहीं स्वीकार किया, हमने अपने आप को कम नज़र से, कमतर दृष्टि से देखा, और इसलिए हम तरक्की नहीं कर पाए। जबकि वहीं अमेरिका हमारे देखते देखते सुपर पावर बन गया, और आज भी हम अमेरिका को अपने से ज़्यादा पावर पाते। लेकिन आज हमारे यहाँ एक संस्था है भारत में, ICCR के लोगों का एक कर्तव्य बनता, ड्यूटी बनती है कि वो जो भारत का कंट्रीब्यूशन है, चाहे भले भारत में ना लिखा गया हो या ना पढ़ाया जा रहा हो, या खुद ICCR में जिसके बारे में चर्चा ना की जा रही, क्योंकि वहाँ भी कोई इंडोलॉजिस्ट ऐसे है नहीं, तो ICCR इन जो ये फुटप्रिंट्स हैं, जो थ्रेड्स हैं, या और दूसरे इंस्टीट्यूशंस हैं, या जर्नलिस्ट हैं, हम कब तक अपने आप को पिछली नज़र से देखते रहेंगे। तो हमें इन बातों को वहाँ जाकर वहाँ कहने की है कि भाई भारत का योगदान तुम्हारे विकास में है, अब तुम्हारी बारी है, तुम हमारे साथ मिलकर काम करें। जी बिल्कुल सर। देखिए मैं आपको 2 नाम देती हूँ, एक हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, और दूसरा नाम है कांग्रेस नेता राहुल गांधी जी, नेता विपक्ष नेता। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि इन 2 नेताओं में से आपको क्या लगता है कि स्वामी विवेकानंद के पथ पर चलकर इन दोनों में से कौन है जो स्वामी विवेकानंद जी का अनुसरण करते हुए उनके पद चिन्हों पर चले या चल रहे हैं? इसमें जो राहुल गांधी हैं, राहुल गांधी को भारत के बारे में संतोषजनक जानकारी नहीं है। वो तो हिंदुत्व के खिलाफ राजनीति करते हैं। 1-2 बार वोटों का ऐसा समय आया था तो वो भी मंदिर गए, मंदिर जा रहे थे। उनकी दृष्टि में भारत जो कि सबसे उदार, सबसे महान और सबसे विशाल धर्म है, स्वामी विवेकानंद ने कई बार कहा। उन्होंने जो उनका लेक्चर था पहली जब उन्होंने एड्रेस किया था वर्ल्ड पार्लियामेंट रिलीजन असेंबली को एड्रेस करते हुए, तो उन्होंने सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका तो कहा था, लेकिन उसके बाद की 2 लाइनों में और भी बातें कही थी, वो बड़ी महत्वपूर्ण है और हम लोग उन बातों को भूल जाते हैं। वे इनको राहुल गांधी को ये पॉडकास्ट सुने या ना सुने, तो जो भी लोग सुन रहे हैं वो सुनाए स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा, और फिर जब तालियां बची उनके लिए वो स्टैंडिंग ओवेशन के बाद में, उन्होंने कहा कि आई थैंक यू अमेरिका इन द नेम ऑफ ए कंट्री दैट इज द मदर ऑफ ऑल रिलीजन्स। मदर ऑफ ऑल रिलीजन्स, हिंदुत्व को उन्होंने कहा। फिर उन्होंने कहा कि आई थैंक यू इन द नेम ऑफ द कंट्री वेयर द मोस्ट एंशिएंट सिविलाइजेशन
ऑफ फिलॉसफी इज फाउंड। तो उन्होंने दूसरी बात कही, ये बात कही विवेकानंद ने अकेले, जबकि उनके साथ में साथ देने के लिए कोई नहीं था। वो आत्म शक्ति थी, आत्मविश्वास था। वैसा कुछ दुर्भाग्य से राहुल गांधी ने नहीं पढ़ा। राहुल गांधी ने भारत के बारे में जानने की कोशिश नहीं की। उनकी जो उनकी अवधारणाएं हैं, राहुल गांधी की अवधारणाएं हैं, जो परसेप्शन है, वो जेएनयू के कुछ लेफ्टिस्ट के द्वारा फीड किए गए। तो जो व्यक्ति किसी दूसरे के परसेप्शन से के फीड से अपना परसेप्शन डेवलप कर रहा है, वो उस देश के लिए कभी भी एक अच्छा नेता नहीं हो सकता है। और स्वामी विवेकानंद जिस धारा पर चले थे, उस धारा पर तो चलने की उम्मीद भी राहुल गांधी से इस वक्त नहीं की जा सकती है। यदि भविष्य के साथ पॉडकास्ट देख लें आपका स्वामी विवेकानंद से संबंधित, और देखें विवेकानंद का क्या स्वप्न था, क्या महत्व था। आगे हम बात करेंगे जो उन्होंने ग्लोबली जिन शख्सियतों को प्रभावित किया, कैसे आइंस्टीन तक को प्रभावित किया स्वामी विवेकानंद ने। तो शायद राहुल गांधी के व्यवहार में जो हिंदुत्व सनातन के प्रति है, उसमें सुधार आ जाए। मैं समझता हूँ कि यदि वो विवेकानंद को पढ़ेंगे तो उनको समझ में आएगा, और फिर भारत की राजनीति भी ऐसी चलेगी कि मैं ज़्यादा भारतीय, मैं ज़्यादा देशभक्त तुमसे। तो जब इस तरह का कंपटीशन होने लगे दोनों में, मैं कितना हिंदुत्व प्रेमी, तुम कितने हिंदुत्व प्रेमी, जब इस तरह की स्थिति आ जाए, तब भारत को रोकने वाला कोई विदेशी शक्ति, कोई विदेशी षड्यंत्र कभी कामयाब नहीं हो पाएगा। तो आपको लगता है कि पीएम मोदी ने ज्यादा समझा है विवेकानंद जी के मूल्यों को? देखिए, उसमें तो एक संयोग भी है कि स्वामी विवेकानंद का जो सन्यास के पूर्व का नाम था नरेंद्र नाथ दत्त, और हमारे प्रधानमंत्री भी नरेंद्र हैं, और वो विवेकानंद आश्रम रामकृष्ण मिशन में जाकर कुछ दिनों तक उन्होंने वहाँ रहे भी हैं। तो उस परिवेश को भी उन्होंने जिया है। तो निश्चित रूप से देखिए यहाँ पे ना इतनी खबरें मैंने की, कई ऐसे हैं जो, अब आप इसे गोदी मीडिया कह सकते हैं, मोदी प्रेमी कह सकते हैं, वो लोग दावा करते हैं कि विवेकानंद जी के वारिस के तौर पे कुछ लोग देखते हैं पीएम मोदी को। इज इट ट्रू? ये देखिए, जो भी प्रयास भारत में भी हुए हैं, वो नरेंद्र मोदी के नरेंद्र नाथ दत्त के लेगेसी को सहेजने के लिए जो भी प्रयास हुए हैं, वो दूसरे नरेंद्र मोदी जी ने किए हुए हैं। तो ये नरेंद्र के प्रति जो श्रद्धांजलि हो तो स्पष्ट लोगों को दिख रही है। ये ऐसे पॉडकास्ट या ऐसे जो टेलीकास्ट, तब तो ये था, रेडियो था, ऑल इंडिया रेडियो था, वहाँ पर क्यों नहीं हुए? कांग्रेस के समय पर क्यों नहीं हुए जी? है ना, ऐसे हो सकता। कांग्रेस ने कभी स्वामी विवेकानंद की जो लेगेसी है उसको मेंटेन करने की, उसको प्रिजर्व करने की कोशिश कभी क्यों नहीं की? ये प्रश्न तो उठेंगे ना उनसे। आप किस तरह का भारत बनाना चाहिए, भारत का सबसे बड़ा फिगर। अब मैंने आपको बताया कि कैसे अमेरिका में ब्राह्मण फिलॉसफी का मूवमेंट चला, और उसके बेस पे आज अमेरिका विश्व की महाशक्ति बनकर खड़ा हुआ है। हम भी चलेंगे तो हमें अमेरिका को पीछे करने में बहुत समय नहीं लगेगा, लेकिन हमें जो आज की जियो पॉलिटिक्स के हिसाब से मैं कुछ अपना विचार रखना चाहता हूँ पर्सनली, कि हमें अमेरिका से सीधे खिलाफत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अमेरिका की भूमि जो है, वो जो मिट्टी है, वो भारतीय थॉट्स के द्वारा सींची गई है, और वहाँ पर जो उसकी जो नमी है, उस नमी को सूखने के पहले हमें जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, जो हमारे एम्बेसडर्स हैं, जो कल्चरल एम्बेसडर भारत बना ही नहीं रहा इस समय, जो कल्चरल एम्बेसडर्स हैं, शशि थरूर जो भी हैं, इनके जैसे सैकड़ों लोगों की टीम बनाई जाए, और जो पीपल टू पीपल कनेक्ट करें बेस्ड ऑन द कल्चर, तब भारत के लिए कोई स्टॉपिंग नहीं है। पाकिस्तान की क्या हैसियत है कि अमेरिका में जो है हमारे जो रिश्ते हैं, जो भारत का जो योगदान है, कोई योगदान नहीं है पाकिस्तान का। तो अमेरिका हमारे प्रति, पाकिस्तान का जो है भारत के प्रति अमेरिका का जो रुख है, उसे कैसे बदल सकता है? नहीं कामयाब हो सकता है यदि हम अपने योगदान को सामने रखें जी। तो हम अपनी बातों को उतनी मजबूती से शायद नहीं रख पा रहे हैं, क्योंकि हमने इस तरफ विचार नहीं किया है। तो ऐसा है। अब स्वामी विवेकानंद ने कैसे प्रभावित किया था?
तो अभी पहला जो प्रश्न था उसे उसे पूर्ण पीएम कर- मोदी जी को हाँ, तो नरेंद्र मोदी जो हैं, नरेंद्र मोदी की तरफ आम भारतीय का विश्वास है। उन्होंने भारतीय संस्कृति के प्रति जैसे विचार व्यक्त किए गए, और मैं कभी कभी प्रधानमंत्री मोदी की प्रशंसा किसी विषय पर करूं तो ना करूं, लेकिन इस विषय पर जरूर उनकी प्रशंसा करता हूं कि जो एक एम्बेसडर का काम था, जो राजदूत का जो काम था, जब वो गए हैं भारत से बाहर अन्य देशों में, तो उन्होंने वो काम भी किया जो हमारे एम्बेसडर्स को करना चाहिए था, या हमारे कल्चरल एम्बेसडर्स कोई होते तो उन्हें करना चाहिए था। क्या वो जब भी गए, फ्रांस गए तो उन्होंने भारत की बात की। फ्रांस में जाकर रोमा रोला की बात करने वाला एक ही व्यक्ति है, नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री। हमारे स्कॉलर्स क्या कर रहे थे? जो बात स्कॉलर्स की करनी की है वो बात मोदी जी कर रहे हैं। तो मोदी जी ने निश्चित रूप से स्वामी विवेकानंद की जो विचारधारा है उसे आगे बढ़ाया, लेकिन अभी और बढ़ाने की जरूरत है। ये जो अभी एब्स्ट्रैक्ट है, आपने कहा अभी और आगे बढ़ाने की जरूरत है, तो इस रेस में आप आगे किसको देख रहे हैं? निश्चित रूप से अभी हम मोदी जी को देख रहे हैं। मोदी जी के इस बाद समय पर मोदी जी के बाद जो है नेक्स्ट जनरेशन की जब लीडरशिप आएगी बीजेपी से, या कि पूरे भारत से हिंदुत्व पर विश्वास करने वाली, तब उसमें चेहरे अगर मैं आपको सामने तीन आएंगे। चेहरे हाँ, बताऊं, बताएं। अगर मैं आपको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का चेहरा बताऊं, दूसरे नंबर पर अगर मैं के अन्नामले का चेहरा बताऊं, या तीसरे नंबर पर पवन कल्याण का चेहरा? देखिए, जो मुख्यमंत्री योगी हैं वो तो उनके समक्ष जो भी विषय रखा जाए, यदि वो हिंदुत्व से संबंधित है तो उसे वो प्रखरता से उठाते हैं, तो वो उठाएंगे। और मैंने उत्तराखंड की बात की थी, तो देखिए जब हर क्षेत्र का क्या योगदान है, या हर क्षेत्र को स्वामी विवेकानंद का क्या योगदान है। तो स्वामी विवेकानंद जब आए संन्यास लेने के बाद में, तो पूरे उत्तर प्रदेश का भी भ्रमण उन्होंने किया। वो आए प्रयाग से गए गाजीपुर, गाजीपुर में उन्हें दूसरा गुरु फिगर मिले। स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस है, पर एक दूसरा गुरु तुल्य व्यक्ति जिसके वो शिष्य बनना चाहते थे, पौहारी बाबा, वो गाजीपुर में मिले। तो क्या हमने गाजीपुर की उस मेमोरी को संजोया है? नहीं संजोया हुआ है। तो अब संजोएं हम, तो विवेकानंद सबके हो जाएंगे। फिर गाजीपुर से वापस आए वो लखनऊ से मथुरा आए। ये पूरा पैदल मार्ग उन्होंने पैदल तय किया। लखनऊ से मथुरा से फिर जो है हरिद्वार, ये पूरी यात्रा उन्होंने पैदल की। तो ये पूरा विवेकानंद मार्ग ही है एक तरीके से। तो यदि योगी जी इस बारे में कोई इनिशिएटिव लेते हैं, तो मैं, चलिए आपने पूछा हुआ तो एक हटके एक दूसरी बात बताऊं। जो गोरखपुर है ना, वो इतिहास की दृष्टि से सबसे प्रबल, पुरातत्व की दृष्टि से भी, आर्कियोलॉजिकली सबसे स्ट्रांग, सबसे मजबूत प्रमाण भारत की राष्ट्रीय एकता का मिलता है तो कहीं से, तो वो गोरखपुर से मिलता है। नाथ संप्रदाय की उत्पत्ति, और उनके लगभग 3000 साल पहले गोरखपुर में एक जगह है, वहाँ एक्सकवेशन में खुदाई हो रही थी, तो उसमें साउथ इंडिया में मिलने वाले जो बहुत सी कलाकृतियाँ हैं और बहुत सा सामान है वो मिला। नारियल की जटाएं मिली कहाँ? गोरखपुर में। तो नारियल कहाँ से होता है? चंदन की लकड़ी का अंश हमें मिला गोरखपुर की खुदाई में, और वो तो अभी भी सुरक्षित है चंदन। तो चंदन वहाँ से चलकर आया गोरखपुर, तो कोई व्यापारिक संबंध रहा होगा, नहीं तो चंदन क्यों आता? और गोरखपुर में मिला। इसी तरह से, और वो कहीं नहीं है पूरे भारत। यदि हमसे कोई कहे कि राष्ट्रीय एकता के आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस भारत में कहाँ हैं, तो कोई स्थान नहीं है, एक ही स्थान है जहाँ पर हमें अभी तक मिला हुआ है। और उत्तर भारत में पाई जाने वाली बहुत सी चीज़ें जो है वो बाद में हमें मिलती हैं। पत्थर से जो कलाकृतियाँ बनती हैं, महंगे पत्थरों से, वो कलाकृतियाँ हमें केरल में मिलती हैं 2500 साल पहले से। तो हमारा देश एक राष्ट्र के रूप में, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस की मैं बात करूं तो 2500-3000 वर्ष से लगातार हमारी एक राष्ट्रीय एकता रही है। अब इसको सामने लाने की बात है, इस एकता पर लिखने की बात है, सामने लाई जाए। तो ये योगी जी के लिए गोरखपुर को राष्ट्रीय एकता का, क्योंकि वहाँ से फिर नेपाल शुरू होता है, तो राष्ट्रीय एकता का अंतिम बिंदु, या वहाँ से हम देखें तो प्राथमिक बिंदु आर्कियोलॉजिकली मिल होता है। तो वो उसको संरक्षित कराएं, आगे बढ़ाएं, तो बहुत अच्छा होगा। तो हम दोनों बिंदुओं को, केरल और गोरखपुर, इन दोनों को हम जोड़ दें। ये पुराना हमारा जो दक्षिणा पथ
जो है पूर्ण हो जाएगा। दक्षिणापथ उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से लेकर के, या कहें तो नेपाल से लेकर के केरल तक का दक्षिणापथ, इस पर काम होने की ज़रूरत है। और स्वामी विवेकानंद के कार्य को आगे बढ़ाना है तो प्रधानमंत्री मोदी जी से तो मेरी निवेदन होगा कि विश्व गुरु भारत पर अब कोई कार्यक्रम शुरू किया जाए, अब नहीं तो कब। बिल्कुल, टीवी सीरियल, मूवी, फिल्म, वेब सीरीज, किसी भी तरीके से अब बात को सामने लाई जाए, क्योंकि जो बातें मैंने आपको बताई हैं वो हमारे लिटरेचर में, सिलेबस में नहीं है कि अब अमेरिका कैसे महान बना, अमेरिकन प्रेसिडेंट्स ने कैसे भारत को अधिक से अधिक समझने के लिए जोर दिया, सब कुछ लिटरेचर उपलब्ध है। अब उसे पढ़ करके सिलेबस में लाने की बात है। तो मोदी जी से बड़ी आशाएं हैं। बाद में आपने कहा तो हमने योगी जी को डिस्कस कर लिया। इसके बाद अन्नामलाई ने जिस तरह से अपने आप को सामने रखा है और जितना विरोध झेला है, इसके बावजूद जो प्रखर आवाज़ दी है, तो भारत का यूथ अन्नामलाई की ओर देखता है एक आशा भरी नज़रों से। अन्नामलाई को और अपने आप को एक्टिव करना चाहिए और नॉर्थ इंडिया के यूथ से भी अपने आप को किसी प्रकार से कनेक्ट करना चाहिए, है ना। वो एक छोटे से क्षेत्रीय रीजन में अपने आप को लिमिटेड ना करें, जिम्मेदारी पार्टी ने जो दी है वो करें, पर इसके अलावा भी वो भारत के यूथ से अपने आप को कनेक्टेड रहें। उन्हें भी बहुत से नए इनपुट मिलेंगे और उनके द्वारा जो है भारत को एक सबल नेतृत्व प्राप्त होगा। और फिर आपने पवन कल्याण का, तो पवन कल्याण के पास में तो फिल्म मीडियम का भी उनके पास में शक्ति है। उनका पूरा परिवार जो है फिल्म मीडिया से अच्छी अच्छी फिल्में बना सकते हैं और अपने आप को उन्होंने एक प्रखर हिंदुत्व के रूप में सामने रखा है, तो उनसे भी उम्मीद करते हैं। किंतु योगी के बाद जो है अन्नामलाई एक ऑप्शन में आपको दिखते हैं, ऑप्शन में दिख रहे हैं निश्चित रूप से। सर जाते जाते वेदों का सार, वेदांत जी और सनातन, इसी को लेकर थोड़ा सा आपसे समझना चाहूँगी बस। तो देखिए, वेद और सनातन और किस तरह से लोगों ने इन चीज़ों को दुनिया के समक्ष, यहाँ आम जनमानस के बीच अलग अलग करके दिखाने की कोशिश की है, भटकाने की कोशिश की है। जी जी, और ये एक मुझे लगता है कि संस्थागत तरीके से भारत में चल रहा है कि जो अद्वैत है, अद्वैत फिलॉसफी का नाम है। देखिए, तो अद्वैत की जो हमारी फिलॉसफी है उपनिषदों से आती है और अद्वैत को वेदांत के रूप में परिणित कर, वेदांत में एक शब्द से एक गुमराह करने का शब्द की संभावना है। अद्वैत हमारा है, वेदांत भी हमारा है, लेकिन वेदांत में वेदांत को वेदों का अंत कह करके प्रचारित किया जा रहा है इस वक्त। और वो जो वेदांत के आवरण में जो हमारा अद्वैत छिपा हुआ है, उस अद्वैत को हिंदू धर्म से अलग, हिंदू धर्म को निंदित करके, सनातन हिंदू धर्म को अपमानित करके केवल वेदांत को ही मुख्य प्रमोट किया जा रहा है। तो इससे क्या होता है कि जो हमारी जड़ें हैं, और ये कहाँ करने वाले लोग क्या है, एक करने वाले लोग कोई IITian है, कोई IIM का है, और उस क्षेत्र के जो टैलेंट है हमारा, उनको वो टारगेट कर रहे हैं, टारगेटेड। और चूंकि अद्वैत या वेदांत पर बोलने वाला सनातन की पक्ष से कोई व्यक्ति अभी सामने नहीं आया, हमें दो तरह के लोगों से बड़ा नुकसान हो रहा है, और उनका योगदान भी है, कथावाचकों का योगदान भी है, पर कथावाचकों से हमें नुकसान हो रहा है। कैसे? वो जो बातें उन्होंने जो पुराणों में जो हमारी संस्कृति है उसको केवल भक्ति के चरित्र तक सीमित कर दिया। उसमें जो ज्ञान विज्ञान है, श्रीमद् भागवत में सृष्टि का पूरा विज्ञान है, पर जो देखिए जो श्रीमद् भागवत की कथा कहने वाले लोग हैं, वो भागवत पे लिखे गए विज्ञान पर बात नहीं करते, सिर्फ धर्म पे बात करते हैं। धर्म भी नहीं, आस्था पर बात करते, आस्था पर जोर देते हैं। अब उसमें राधा जी का उल्लेख नहीं है भागवत में, पर जब ये गोपियों का जो श्रृंगार की कथा आती है, उसमें राधा जी सहित पूरी गोपियों के साथ में भगवान कृष्ण को नृत्य करते हुए इस तरह से एक रसिक व्यू दिया जाता है, जबकि उसमें पूरा विज्ञान है। देखिए, भागवत के यदि पहले अध्याय को आप पढ़ेंगे, पहले ही पृष्ठ को आप पढ़ें, तो भागवत बनाई गई थी पाखंड के खिलाफ। पाखंड शब्द भी मुझे भारतीय संस्कृति में यदि कहीं मिला है किसी ग्रंथ में, तो सबसे पहले मिला है भागवत पे। तो पूरा भागवत पाखंड के खिलाफ है, और भागवत को ही आधार बना करके भारत में पाखंड भी चलने लगा हुआ है, कमर्शियलाइजेशन हो गया। तो और कुछ कथावाचक तो ऐसे हैं कि अब किसी का विवाह ही सबसे बड़ा विषय बना हुआ है,
ऐसे भी कथावाचक हैं, हालांकि कथावाचक वो अच्छी कथा भी करते हैं। तो बड़े ही सीमित आवरण में जो कथावाचकों ने हमारी संस्कृति की कहानी को, कथा को सीमित कर दिया है, उनसे निवेदन है मेरा, मैं उनके खिलाफ में नहीं कहता हूँ, कि आप पूरे भागवत में जो विज्ञान है, जो संस्कृत के तत्व हैं, जो आचरण की महिमा, उन सबको सामने रखें। भागवत को भागवत के रूप में सामने रखें ना। पहले तो जो भागवत कथावाचक थे वो 7 दिनों तक पूरी कथा कहते थे। अब आपने कुछ कुछ चैप्टर्स निकाल लिए जिसमें मनोरंजक हिस्सा हैं, जिसमें लोगों को अपील करने वाली बातें हैं, और इस श्लोकों के आधार पर भागवत कथा नहीं कही जा रही है, अपने ही आपने भजन गढ़ लिए हैं, अपने स्वरूप में रूपांतरित कर लिया। तो इससे जो, यदि हम धार्मिक दृष्टि से देखें तो जो आयोजक हैं उनको भी कोई लाभ नहीं मिलता। अपने जीवन में देखें कि इस तरह के कथावाचकों की कथा के बाद में उनके जीवन में क्या परिवर्तन आया। देखिए, शक्ति मंत्रों में है, तो जहां से शक्ति है वहीं से आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। तो मैं आपको बताऊं स्वामी विवेकानंद की शक्ति के बारे में। स्वामी विवेकानंद ने अपनी जो उनके शक्ति थी, जो सिद्धि की शक्ति थी, उसको कभी भारत में स्पष्ट नहीं किया। उसको उन्होंने अमेरिका में सामने रखा, सिद्ध किया। जैसे हमारे बाबा जी बागेश्वर हैं, उनके पास एक शक्ति है। कोई भी व्यक्ति जो आध्यात्मिक साधना करेगा उसमें कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार की शक्ति, कोई ना कोई प्रतिभा अवश्य उठेगी, और वो व्यक्ति राष्ट्र के लिए बोलेगा। यदि कोई कथावाचक ऐसा है जो राष्ट्रीय मुद्दों पर बात नहीं करता है, केवल कथा करता, आप समझिए कि कहीं ना कहीं वहाँ पर समस्या है, वहाँ पर शुद्ध सत्य नहीं है। तो स्वामी विवेकानंद के बाद अभी जैसे बाबा बागेश्वर के पास प्रतिभा है कि कोई व्यक्ति आए तो उसकी मन की बात को पढ़ लेते हैं, पर्ची निकाल के। स्वामी विवेकानंद को पर्ची निकालने की आवश्यकता नहीं थी। अच्छा, वो ध्यान में बैठकर दूसरे के मन की बातों को पढ़ सकते हैं। और 2 बार उन्होंने किया इसका प्रयोग। एक एक्ट्रेस थी अमेरिका में। देखिए, जब वो गए तो जिसने पहले उनको आश्रय दिया, उनके पास बहुत कम पैसे थे, 10,000 कुछ इतना ही लेकर गए थे। तो वो सारे पैसे खर्च होने लगे, क्योंकि होटल्स थे, वो तो पूरा कमर्शियल है। तो जब वो जुलाई महीने के एंड में कनाडा में वैंकूवर एक जगह है, वहाँ उतरे और वहाँ से ट्रेन ली उन्होंने शिकागो के लिए। तो अब वो किसी से परिचित नहीं है, लेकिन अंग्रेजी बड़ी फर्स्ट क्लास करते थे, फ्रेंच भी जानते थे। तो वहाँ उन्हें एक लेडी मिली, कैथरीन सैनबॉर्न। कैथरीन सैनबॉर्न दिखाई, पता नहीं किस तरह के वस्त्र पहना हुआ व्यक्ति है, और बड़ी शानदार इंग्लिश कहता है। तो उन्होंने बताया मैं भारतीय हूँ। तो भारत के बारे में चूंकि वहाँ के प्रेसिडेंट्स ने पहले ही बात कही हुई थी, और वहाँ भारत के ड्रामा अमेरिका में खेले जाते थे, प्ले, जो कालिदास के प्ले हैं, ये प्ले, और सती प्रथा के भी प्ले जो हैं, इंडियन कल्चर के प्लेज बोस्टन में, शिकागो में, न्यूयॉर्क में खेले जाते थे, रेगुलर था। इस पर भी लिखे जाने की, बोलने की जरूरत है। और भारत भले गुलाम था अंग्रेजों का, पर वो फिर भी हमारा ड्रामा प्ले करते थे पेरिस में, जो कि फैशन की राजधानी है वहाँ पर। तो वो उन्हें कैथरीन सैनबॉर्न उन्हें मिली, और वो उन्हें अपने घर ले आई निमंत्रित करके कि इसमें कुछ प्रतिभा है, इनसे बात करेंगे, कुछ इनको कल्चर के बारे में जानकारी थी। वो एक लेक्चरर भी थी एक इंस्टीट्यूशन में, तो वो भी उनको इंटरेस्ट था। फिर उन्होंने मिलाया स्वामी विवेकानंद को एक फ्रेंच एक्ट्रेस थी, सेलिब्रिटी लेवल की एक्ट्रेस थी, वो पूरे वर्ल्ड में जानी जाती थी, एम्मा कॉले। तो एम्मा कॉले को डिप्रेशन हो गया था। उनकी एक छोटी बेटी थी, और वो जब इनका स्टेज शो हो रहा था तो स्टेज में आग लग गई, और उनकी डॉटर की जो बेटी थी वो जल गई, उसकी एक्सीडेंटल डेथ हो गई। तो वो अपने आप को कभी उससे छुड़ा नहीं पाई, जो गिल्ट है वो था, और वो सुसाइड करना चाहती थी बेसिकली। तो सुसाइड करने के पहले उसको इन्होंने सैनबॉर्न ने, लेडी सैनबॉर्न ने विवेकानंद के पास भेजा, और कुछ कहा नहीं। जब उन्होंने कहा जाके मिलो, स्वामी विवेकानंद के साथ मिलने के लिए लोग आते थे, पॉपुलर हो गए थे वो। इतना स्मार्ट पर्सनैलिटी कोई था नहीं पूरे उस समय के जो लोग भी आए थे वर्ल्ड पार्लियामेंट रिलीजन में जो कॉन्फ्रेंस हुई उसमें, तो मिलने आते थे, वो भी आई। स्वामी विवेकानंद जो है, शाम का समय था, अंधेरे में बैठे हुए ध्यान कर रहे थे। जब वो एक्ट्रेस प्रवेश करती हैं, वो चाहती मुझसे कुछ बात करें, विवेकानंद जी बात नहीं करते, कहते हैं बैठो, और चाइल्ड करके उन्होंने एड्रेस किया माई, जबकि वो इनसे शायद 1 या 2 वर्ष ज़्यादा उम्र की रही होंगी। स्वामी विवेकानंद जस्ट 29, 30 पूरे नहीं हुए थे जब अमेरिका पहुंचे थे। तो उन्हें कहा माई चाइल्ड सिट, बैठाया, और फिर उन्हें उनकी सारी बातें बता दी कि तुम्हारे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। देखो, उन्हें बताया विधि का विधान था, और
इस तरीके से काउंसिल किया हमारे आध्यात्मिक तरीके से। उनका जो सारा गिल्ट था, जो सुसाइडल थॉट्स थे, वो सारे खत्म हो गए, हील कर दिया विवेकानंद ने एक मीटिंग में। और वो जब बाहर निकली तो एकदम रिफ्रेश। तो अब उनको एक सेलिब्रिटी मिल गई स्वामी विवेकानंद जी। हालांकि उसके लिए उन्होंने नहीं किया, उनको तो अवसाद से निकालने के लिए, डिप्रेशन से बाहर निकालने के लिए किया, नहीं तो वो 1-2 दिन बाद उनकी सुसाइडल अटेम्प्ट्स की न्यूज़ आ जाती। एम्मा कॉले ने उनको मिलवा दिया रॉकफेलर्स के साथ में। रॉकफेलर जो था बोस्टन का और शिकागो का सबसे बड़ा बिल्डर, और बड़ा ही इगोइस्टिक पर्सन। वो एक बार किसी आदमी से बात करे दूसरी बार उसकी तरफ देखता नहीं था और किसी का ओपिनियन एक्सेप्ट नहीं कर सकता था, एक राउडी किस्म का आदमी। तो उनको बताया, तो इसने एम्मा कॉले ने ही बताया कि नहीं, शायद उन्होंने भी बताया, कैथरीन सैनबॉर्न ने भी बताया कि यार देखो, यू आर ग्रेट इन द रिचेस बट देयर इज ए पर्सन ग्रेट इन द नॉलेज, तो वन ग्रेट शुड मीट द अदर ग्रेट। इस तरह से इतना बड़ा परिचय दिया। तो वो मिलने के लिए आया। अब उसने आज तक किसी को हेलो नहीं बोला था पैसे के गुमान में। रॉकफेलर ने जब आया तो बैठ गया, देखा ही नहीं विवेकानंद जी की तरफ। स्वामी विवेकानंद जी ने एक बार उनको देखा, उसको समझ में आ गया, उन्होंने रीड कर लिया, उन्होंने कोई बात नहीं की, वो बैठे रहे चुप। फिर स्वामी विवेकानंद ने उसको थोड़ा सा अपनी तरफ आकर्षित किया और उसकी ऐसी पर्सनल बातें जो शायद उसके अलावा कोई नहीं जानता था, सारी उन्होंने बोल के बता दी। तो वो सरप्राइज्ड हो गया और बाद में उन्होंने जाना चाहा कि स्वामी विवेकानंद क्या चाहते हैं। उन्होंने बोला, मैं चाहता हूँ कि तुम चैरिटी करो, जो वेल्थ जो तुमने जनरेट किया है वो तुम्हारा अकेले का नहीं है, वो तुम्हारे पिछले जन्म के संस्कारों का वेल्थ है, उसमें कई लोगों का कॉन्ट्रीब्यूशन है, तो तुम चैरिटी करो। तो उसको ऐसे कंजूस मक्खी चूस तरह का व्यक्ति जो केवल पैसे की लैंग्वेज समझता है, वो उसको उन्होंने कहा, उसके अहंकार को, ईगो को लग गई बात, और वो उन्होंने बहुत एक तरह से स्वामी विवेकानंद पर अपनी गुस्सा निकाला। बोला कुछ नहीं, पर ऐसी जलती आंखों से देखा कि जैसे वो खा जाएगा। लेकिन जब वो गया बाहर तो उससे ये बात लगा कि एक सन्यासी जो मेरे से पैसे मांग सकता था, मुझे चैरिटी करने के लिए क्यों बोला, वो भी भारत जैसे पिछड़े देश का, गरीब देश का व्यक्ति। वो बात उसके अंदर लगती रही, वो मथता रहा अंदर। एक हफ्ते बाद उभर आया और एक चेक लेकर आया। बोला, देखो, यू कैन गिव मी द क्रेडिट दैट आई कंसिडर्ड योर रिक्वेस्ट एंड आई हैव कम विथ अ चेक फॉर डोनेशन। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि नहीं, यू शुड थैंक मी दैट आई फेड द थॉट्स ऑफ चैरिटी इन यू, यू डू द चैरिटी। मुझे कुछ नहीं चाहिए नहीं था। तो वो उसका अहंकार फिर वो चोटिल हुआ। और बाद में हम देखते हैं कि वो पहला जो है ना, पहली जो चैरिटी, लार्जेस्ट चैरिटी थी, वो उसी हफ्ते की उसने, एक हफ्ते यानी एक मुलाकात के एक सप्ताह के भीतर जो सबसे बड़ा चैरिटी अमाउंट पहली बार अपनी लाइफ में रॉकफेलर ने विवेकानंद जी से मिलने के बाद किया। और आज वर्ल्ड के सबसे बड़े चैरिटी करने वाले इंस्टीट्यूशन में रॉकफेलर इंस्टीट्यूशन, इतने 100 वर्षों के, 125 वर्षों के बाद में भी, मैंने आपसे आने के पहले डेटा देखा था, तो कोविड के दौरान का डेटा अवेलेबल है, तो $400 मिलियन उसने 2021 में डोनेट किए हुए हैं। तो ये एक विवेकानंद का जितनी बड़ी पावर ऑफ इन्फ्लुएंस। और भी हैं, बहुत सारी कहानियां हैं। निकोला टेस्ला, ये स्पिरिचुअल भी थे और साइंटिस्ट भी थे। वो इलेक्ट्रिकल पावर्स पे काम करके इलेक्ट्रिसिटी पूरी तरह से पहचानी नहीं गई थी, तो इलेक्ट्रिक जो एनर्जी है उसको समझना चाह रहे थे, और मैटर और एनर्जी का क्या रिलेशन है वो तो बाद में आइंस्टीन ने बताया, पर उस समय तक ज्ञात नहीं था। तो वो मिलने आए। इसी तरह से स्वामी विवेकानंद ने उनको सांख्य की फिलॉसफी बताई भारत की। देखिए, वेदांत की नहीं, सांख्य की, क्योंकि जो व्यक्ति था उसका जो थॉट प्रोसेस लेवल था वो सांख्य के करीब था। और सांख्य की फिलॉसफी से उन्होंने समझाया मैटर और एनर्जी कैसे आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कैसे प्रभावित, मैटर कैसे एनर्जी में कन्वर्ट होता है, एनर्जी कैसे मैटर में कन्वर्ट होती है। उसको उन्होंने आकाश और प्राण तत्व की जो सांख्य में जो विवरण मिलता है उसे उन्होंने इंग्लिश में समझाया निकोला टेस्ला। निकोला को यही बात जानने की थी, जो मूल मंत्र है जहाँ से वो महान बनता है, एक बहुत बड़ा, पहले भी वो महान नेम थे एज ए साइंटिस्ट, पर उसके बाद जो अगले माइलस्टोन्स पर निकोला टेस्ला जाते हैं वो विवेकानंद के एक सजेशन के बाद में। जो हिंदू धर्म, अब सांख्य की फिलॉसफी कपिल मुनि ऋग्वेद में है, उनकी वो फिलॉसफी उन्होंने अब
21st सेंचुरी में बताई, फिर यहाँ से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग शुरू होती है पूरे विश्व में जो है। तो विवेकानंद का वो प्रभाव, फिर उन्होंने उसी में जो वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ द रिलीजन्स हुई थी, उन्हीं में अंतिम के पहले वाला जो है एक लेक्चर दिया यूनिवर्सल रिलीजन पर, और हिंदू धर्म को एज ए यूनिवर्सल रिलीजन स्थापित किया कि विश्व में ऐसा कोई धर्म जो सारे धर्मों से उनके सारी जो सीमाएं हैं उन सीमाओं को पार कर अपने भीतर जो समा लेगा वो सनातन हिंदू धर्म है। ये फिलॉसफी थी और ये बहुत पॉपुलर हुई अमेरिका के। आपको आश्चर्य होगा कि चर्च बाय चर्च ने उनको इनवाइट किया। उस टाइम पे कुछ चर्च ऐसे थे जिन्होंने, चर्च तो नहीं, मिशनरी ऐसी एजेंसीज थी जिनको स्वामी विवेकानंद से खतरा लगने था, तो उन्होंने कुछ भारतीयों को विवेकानंद का विरोध करने के लिए हायर कर लिया। उसमें 2 नाम हैं, एक तो ब्रह्मो समाज है कोलकाता में, एक बंगाली उन्होंने चुना, प्रताप चंद्र मजूमदार से, क्योंकि मजूमदार बिलोंग टू अ वेरी रिच फैमिली। विवेकानंद तो बच्चे थे, उसने उनको छोटे बच्चे से भूख के कारण बेहोश होते हुए विवेकानंद को देखा था, विवेकानंद उनको जानते थे, तो उसने बोले तो कुछ नहीं है इसमें, तो कोई प्रतिभा नहीं है, ये बस ऐसे रट के बोला हुआ है। उनके कैरेक्टर को गिराने की कोशिश की प्रताप चंद्र मजूमदार ने। और एक जिसको हमारे लेफ्ट के लोग बहुत आगे उठाते हैं, रमा देवी पंडिता, क्या नाम है इनका, महाराष्ट्र से हैं, रमाबाई पंडिता ने क्रिश्चियन रिलीजन को बाद में एक्सेप्ट कर लिया था और उसको मिशनरीज ने लंदन के थ्रू अमेरिका प्लेस कर दिया था। तो वो क्या करती थी, उन्होंने एक फैमिली एसोसिएशन बना ली, जहाँ जहाँ स्वामी विवेकानंद जाते वहाँ वो उनके खिलाफ में पैम्पलेट बंटवाती, नारे लगवाती। इंडियंस को ही उन्होंने हथियार बनाया इंडियन को गिराने के लिए। तो ऐसा भी होता है, इसलिए हमें बहुत सतर्क होकर के अपने सूत्रधारों का, अपने नेतृत्व का चयन। विवेकानंद कोई फर्क नहीं पड़ता था, वो दुखी जरूर होते थे। अच्छा, उन्होंने अध्ययन नहीं छोड़ा था, उनका एक डिसाइपल था चेन्नई से, लेकिन अब चेन्नई भी जुड़ती है, अला सिंगा पेरुमल ने भी स्वामी विवेकानंद के पास जब खर्चे के लिए पैसे कम पड़ गए तो घर घर जाकर पैसा इकट्ठा किया और सारा पैसा उनको डॉलर में कन्वर्ट करा करके और अपनी पत्नी के जो जेवर थे उनको बेच करके भी अला सिंगा पेरुमल ने स्वामी विवेकानंद के लिए पैसे इकट्ठे किए और अमेरिका भिजवाए। तो वो स्वामी विवेकानंद उनसे किताबें मंगाते थे, वो किताबें जो उनको लेक्चर देने के लिए रिलीवेंस हिंदू धर्म से रेफरेंस देने के लिए चाहिए थी, क्योंकि उनको बोलना था हार्वर्ड के प्रोफेसर्स के बीच में, कोलंबिया के प्रोफेसर्स के बीच में, न्यूयॉर्क के स्कॉलर्स के बीच में। तो वो सब लोगों ने हिंदू धर्म को तरीके से पढ़ा हुआ था। आपको ये मैं बताऊं, विवेकानंद जब गए उसके पहले से ही वहाँ पर भारत के जो हमारे संस्कृत ग्रंथ हैं उनके ट्रांसलेशन करने का प्रोजेक्ट चल रहा था, तो वो भारत को जानते थे, लेकिन उस स्तर का कोई व्यक्ति भारत से पहुंचा नहीं था। वो पहले थे जिन्होंने वहां तहलका मचा दिया, बड़े प्रभावी ढंग से सनातन धर्म को, तो वो लगातार अध्ययन करते रहे। हार्वर्ड ने स्वामी विवेकानंद को प्रोफेसरशिप, एक चेयर ऑफर करी। स्वामी विवेकानंद केवल ग्रेजुएट, BA सेकंड क्लास, 50% के आसपास उनका टोटल स्कोर है, क्योंकि वो शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, वो स्कोर के लिए नहीं पढ़ रहे थे। और उस विवेकानंद को जो पोस्ट ग्रेजुएट नहीं, जो जिनके पास मास्टर डिग्री नहीं है, हार्वर्ड ने इंडोलॉजी पर चेयर दी, ऑफर करी। जबकि लोग लोग जाते हैं तो उनको वहाँ कनेक्ट है तो उनको पोजीशन मिलती है, लेकिन उन्होंने अप्लाई नहीं किया। कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने उनको संस्कृत की चेयर दी। 2 यूनिवर्सिटीज़ ने स्वामी विवेकानंद को, हुआ जस्ट 29 एंड सम मंथ्स, उनको चेयर पोजीशन ऑफर की, उन्होंने नहीं लिया, क्योंकि वो तो अमेरिका को जागृत करने के लिए गए थे, अमेरिका को भविष्य के भारत के लिए प्रो इंडिया बनाने के लिए गए थे, तो उनका उद्देश्य दूसरा था। उन्होंने वहाँ रामकृष्ण मिशन की स्थापना की और भी बहुत सारी चीज़ों की स्थापना की, अपना प्रभाव छोड़ा। 4 साल रहे विवेकानंद अमेरिका में। अमेरिका को पूरी तरह से, जब उनका जो इंटेलेक्चुअल क्लास है उसको पूरा जब इंडियनाइज कर दिया, तब फिर वो लंदन आए हैं। तो जो व्यक्ति एक प्रयास के, एक पार्लियामेंट रिलीजन, एक कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने गया था, वो 4 साल रहा। और स्वामी विवेकानंद की जो व्यवहारिक दृष्टि, आपको उसकी भी तारीफ करनी पड़ेगी कि उनको कहीं से एक अवसर मिला PR एजेंसी का। स्वामी विवेकानंद तुरंत उसका महत्व समझ लिया और PR एजेंसी हायर कर ली। और पहले 2 वर्ष उनको जो PR एजेंसी थी वो उनको लगातार हर जगह पर फंड करती रही, और उससे भी उन्होंने काफ़ी पैसे इकट्ठा किए। वो पैसे ला करके फिर उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। तो वो एक सन्यासी नहीं है,
वो भारत के भविष्य दृष्टा हैं, भारत की पहली जनरेशन के निर्माता हैं। हमें विवेकानंद को पूरी तरीके से ऐसा देखना पड़ेगा। तो आपने देखा उत्तर प्रदेश में उनके पद चिन्ह, हिमालय में उनके पद चिन्ह, राजपूताने में उनके पद चिन्ह, गुजरात में उनके तिलक से मिले। हाँ, स्वराज्य की बात आपको बताएं तो स्वामी विवेकानंद ने 2 स्कॉलर्स को स्पर्श किया, तिलक और श्यामजी कृष्ण वर्मा। हमारे किसी पॉलिटिकल लीडर ने उस समय के, महात्मा गांधी तक, नेहरू तक, स्वयं सुभाष चंद्र बोस तक, जब वो युवा थे तब तक किसी ने पूर्ण स्वराज की डिमांड नहीं की। पूर्ण स्वराज की डिमांड करने वाले एक ही भारत में क्रांतिकारी थे, कौन? श्याम जी कृष्ण वर्मा, जिनकी अस्थियां नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री फ्रांस से, इटली से, वहाँ से लेकर आए, इतने दिनों तक वहाँ रखी हुई थी। वो श्याम जी कृष्ण वर्मा का व्यक्तित्व ऐसा था कि उन्होंने लंदन में एक इंडिया हाउस खोला और उस इंडिया हाउस में गांधी और सावरकर दोनों एक साथ जो है रहते थे। एक उन दोनों का आमना सामना भी भारत के बाहर कहीं हुआ तो उसी इंडिया हाउस में, और इंडिया हाउस उन्होंने फ्री करके रखा था। भारत से कोई भी क्रांतिकारी, कोई भी विद्यार्थी, कोई भी किसी तरह से कंट्रीब्यूट करना चाहेगा तो इंडिया हाउस उसके लिए खुला हुआ है। सारा खर्चे उन्होंने स्वयं अपने कंधे पर उठाया। तो एक और इतनी सारी कहानियां हैं और क्या बताऊं मैं कि उन्होंने जिसे जिसे स्पर्श किया वो गोल्ड बन गया। तो ऐसे महान हिंदुत्व धर्म की जो फिलॉसफिकल ऑफशूट है, जो हमारे दर्शन का विकसित पुष्प है, उस पुष्प को हिंदू धर्म से अलग काटने की कोशिश की जा रही है, ये कह के कि वेदांत या अद्वैत है, यही जो है मूल हिंदू धर्म है और बाकी हिंदू धर्म जो सारी बातें हैं वो गौण है, वो उनकी निंदा की जा रही है, नीचा दिखाया जा रहा है। ये वेदांत के जो नए बने हुए आचार्य हैं, ये लोग ऐसा कर रहे हैं। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? इसकी शुरुआत की थी रजनीश ओशो ने। और रजनीश ओशो के बारे में आपको मैं बहुत संक्षेप में बात बताता हूँ। रजनीश ओशो का जो विवरण है कुंडलिनी का, अध्यात्म का, वो विवरण होना चाहिए था पतंजलि के योग सूत्र के अनुसार, क्योंकि वही हमारी फाउंडेशन बुक है। लेकिन यदि हम पढ़ते हैं पतंजलि का योग सूत्र तो रजनीश का जो कुंडलिनी का विवरण है वो मैच नहीं करता है। तो इससे पता लगता है कि रजनीश को कुंडलिनी का कोई अनुभव नहीं था, कोई व्यवहारिक अनुभव नहीं था, उन्होंने कभी इसकी प्रैक्टिस नहीं थी, साधना नहीं की थी रजनीश ने, इसलिए गलत बोला और गलत लिखा। अब रजनीश के बाद जो नए रजनीश अभी हो रहे हैं वो भी वही काम कर रहे हैं। इसलिए वो वेदांत को, चूंकि वेदांत को प्रसिद्ध किया स्वामी विवेकानंद ने, तो वो ऐसा उस वेदांत को उठा करके, क्योंकि वो बहुत आसान हो जाएगा उसे वहाँ से हटा करके हिंदू धर्म से काट करके अपने हिसाब से परिणित कर लेना, अपने अनुसार रख देना। और बच्चों को, जो स्टूडेंट्स हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, MBAs के हैं, यहाँ बच्चों को जाकर वेदांत जब कहीं सुनता है वो स्टूडेंट तो विवेकानंद से जोड़ता है, फिर उसमें आप उसको गुमराह करते हैं, वेदांत से हटकर कोई दूसरी कहानी बताते हैं, हिंदू धर्म से अलग करने की कोशिश करते हैं। तो सेपरेटिव ये मूवमेंट भारत में चल रहा है। और जो हमारे पॉडकास्ट करने वाले लोग हैं उन्हें भी समझना चाहिए कि हम वेदांत के बहाने कौन सा नया जहर जो है सामाजिक परिवेश में ला रहे हैं। सतर्क रहें। तो वेदांत क्या है, थोड़ा सा उस पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए, यदि ये किताब है कोई जिसमें 40 अध्याय हैं, 40 है, अभी हम किताब का नाम नहीं लेते हैं, और उसमें 39वें अध्याय में यज्ञों की बात की गई और 40वें अध्याय में प्रश्न, सृष्टि कैसे बनी, हमारा सृष्टि से क्या रिश्ता है, ईश्वर कैसा है, ईश्वर से मेरा क्या रिश्ता है, ये सारी बातें डिस्कस की गई। किताब एक ही है। तो बाद में कुछ ऐसा हुआ कि किसी ने उस किताब को वहाँ से अलग निकालकर अलग से प्रकाशित कर दिया। तो क्या वो 40वां अध्याय उससे अलग हो जाएगा जिस किताब का? नहीं। तो यजुर्वेद किताब है जिसका 40वां अध्याय अलग करके हमारे यहाँ पढ़ा जाने लगा भारत में, और वो प्रश्नोपनिषद है। वो ईशावास्य उपनिषद है 40वां अध्याय। तो ऐसे वेदों के कुछ चैप्टर्स आज की लैंग्वेज में, या वेदों के जो आरण्यक वाला हिस्सा है, आरण्यक ग्रंथों के कुछ हिस्सों को अलग अलग करके एक टर्म है अद्वैत या वेदांत, उसके तहत भारत में स्वाध्याय किया जा रहा था। उस स्वाध्याय को छिपा कर कि ये हमारे सनातन धर्म के स्वाध्याय का हिस्सा है, उसे छिपा करके उसे गैर सनातनी के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। अब
वेदांत या अद्वैत हमें क्या बताता है। तो वेदांत या अद्वैत हमें बताता है कि ये जो वैश्विक संरचना है, इसमें मैं एक मनुष्य के नाते कैसे जुड़ा हुआ हूँ और इसका निर्माण कैसे हुआ है, ये जिज्ञासा के प्रश्न खड़ा करता है। और हमारे ऋषियों ने कहा है कि जो है वेदांत का लाभ किसे मिलेगा, उसकी क्वालिफिकेशंस बताई हैं कि क्या क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए तब आपको वेदांत का लाभ मिलेगा, आप उसका ज्ञान का आपके जीवन में प्रभाव पड़ेगा। तो कहते हैं कि आत्मज्ञान, वेदांत मतलब आत्मज्ञान, तो अयम आत्मा बलहीने ना लभ्य, जो बलवान नहीं है मैं आत्मज्ञान उसे प्राप्त नहीं हो सकता हूँ, ये कहा गया है। और अभी जिस तरीके से केवल प्रीचिंग दी जा रही है, उपदेश दिए जा रहे हैं, वो नहीं है वेदांत। वेदांत के ग्रंथों में, स्वयं कठोपनिषद में और अन्य उपनिषदों में कहा गया है कि विज्ञान के बिना हमें वेदांत का ज्ञान प्राप्त, हम अकेले ऐसे हिंदू संस्कृति या सभ्यता या धर्म ऐसा अकेला धर्म है जो विज्ञान को धर्म से जोड़ता है, अपरिहार्य करता है, इंडिस्पेंसिबल है विज्ञान हमारे लिए। एक उपनिषदों का एक मंत्र है, वो कुछ इस तरह का है कि यस्य सारथिर्यस्तु विज्ञान सारथिर्यस्तु, विज्ञान जिसका सारथी है, मनः प्रग्रहवान नरः, वो व्यक्ति जिसके मन पर उसका पूर्ण नियंत्रण है, और विज्ञान जिसका सारथी है वही वेदांत के ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। तो जहाँ विज्ञान की इतनी महिमा प्रदान की गई है, और विज्ञान कहाँ से आता है, विज्ञान ऋग्वेद से आता है। तो ये क्या करते हैं जो अभी के जो कथावाचक, जो उपदेश करने वाले लोग हैं वेदांत के, वो पहली बात ये कहते हैं कि वेदों में कोई विज्ञान ही नहीं है, वहाँ से शुरू करते हैं, अवैज्ञानिक ग्रंथ उन्होंने साबित कर दिया। फिर ये जो विज्ञान संबंधित मंत्र हमें मिलते हैं, इनको कभी ऑडियंस के सामने लाते नहीं हैं, क्योंकि जब विज्ञान और धर्म एक साथ मिल जाएगा तब तो जो भारत का यूथ है वो तो धर्म की तरफ आ जाएगा, क्योंकि उसे साइंस भी मिल रही है, फिलॉसफी भी मिल रही है, यही वो चाहता है ना जानना, उसकी क्यूरियोसिटी तो यही है। यहाँ तक कि वशिष्ठ ऋषि द्वारा लिखा हुआ एक ग्रंथ है जो बाद में एडिट हुआ है हमारी परंपरा में, तो उसमें कहा है कि आजीवन जिज्ञासु रहो, पूरे जीवन भर क्यूरियोसिटी के साथ में जियो, तब आपको अंत में जाकर के सारा ज्ञान मिलेगा। तो ये जो मूल वेदांत है जो विज्ञान को और अध्यात्म को आपस में जोड़ता है, तो हमारे ऋषियों ने वेदांत का जो हमें दर्शन दिया है वो कामनाओं से मुक्त प्रदान करने वाले वेदांत का नहीं है। वो क्या कहते हैं, एक मुझे श्लोक याद आ रहा है उपनिषद का, कुर्वन्ने वेह, हम करें, क्या करें, ऐसा जीवन जिए कि जिजी विषय शतम समाह, हम 100 वर्ष तक स्वस्थ जीवन जीने की आकांक्षा करने वाले हों, और जब तक जिए तब तक काम करते रहे। कुर्वन्ने वेह, हम तब तक काम करते हुए हम अच्छा काम करते रहें और 100 वर्ष तक जिए, वो कामना को स्वीकार कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे हैं कि तुम काम छोड़ दो और सन्यासी हो जाओ। तो हमारा जो वेदांत है वो एक आशा उत्साह देने वाला वेदांत है, वो आपको सन्यासी बनाने वाला वेदांत नहीं है, जिस तरीके से इसको पूरे धर्म और संस्कृत से हटा करके सामने रखा जा रहा है। और हमारे ऋषियों ने ये भी कहा, मैंने कहा आपको कि अयम आत्मा बलहीन है ना लभ्य है, यदि मैं बलवान नहीं हूँ तो मुझे वेदांत का ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। पर और दूसरी बात है, ये उपनिषद में ही आती है और बड़ा महत्वपूर्ण है कि किसे आत्मज्ञान या वेदांत का ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, वो एलिजिबिलिटी भी डिफाइंड है। और कुछ एलिजिबिलिटी इस तरह की है कि अयम आत्मा ना लभ्य प्रवचने ना लभ्य, मैं प्रवचन से प्राप्त नहीं होता हूँ, आत्मज्ञान मैं प्रवचन से नहीं प्राप्त होता हूँ। न बहुना श्रुते, न बहुत ज़्यादा सुनने से प्राप्त होता हूँ, न मेधया, और न मेधा से, मैं बहुत टैलेंटेड हूँ और बहुत ज़्यादा स्पीच और पॉडकास्ट और प्रवचन सुन रहा हूँ, इससे भी मैं प्राप्त नहीं होता। फिर प्राप्त कैसे होता हूँ? तपस्या से।
तो तपस्या करनी पड़ेगी आपको, जैसे स्वामी विवेकानंद ने तपस्या की, या अपने शुरुआत में हम अभी देखते हैं कि बाबा बागेश्वर धाम ने बचपन में तपस्या की। स्वामी विवेकानंद ने तो तपस्या करने के लिए हिमालय को चुना, अल्मोड़ा। कैसर देवी का मंदिर आप जाइए, आज तक वहाँ जाएंगे आपको, तो जैसे ही आप वहाँ पर पैर रखेंगे वैसे ही आपको अंतर समझ में आ जाएगा। वो बहुत जागृत क्षेत्र है कैसर देवी का मंदिर, जहाँ स्वामी विवेकानंद तपस्या की, और भी कई स्थानों पर तपस्या की। अल्मोड़ा को पवित्र कर दिया, रानीखेत और अल्मोड़ा को पवित्र कर दिया है स्वामी विवेकानंद ने। तो हमारा जो वेदांत है वो हमें उत्साह प्रदान करता है, जीवन जीने की उमंग देता है। वो आपको डिप्रेसिव नहीं बनाता, नहीं तो जो डिप्रेशन से पीड़ित वो एक्ट्रेस थी एम्मा कॉले और रॉकफेलर, ये लोग थे, इनको स्वामी विवेकानंद कैसे प्रभावित कर पाती। और हर वेदांत के जो उपासक हैं, जो साधक हैं, उनमें भी ये सिद्धि होनी चाहिए जो सिद्धि स्वामी विवेकानंद में थी। नहीं तो वो सिद्ध ही प्रमाण है कि आपने वेदांत को जिया है। यदि आप वेदांत की थ्योरी को गलत सलत करके, और चूंकि विद्यार्थी जो सामने बैठा हुआ है इंजीनियरिंग कॉलेज का, उसे नहीं पता है, तो आप कुछ भी थ्योरी दे रहे हैं, तो उसका कोई प्रमाण नहीं है। एविडेंस क्या है कि आपके भीतर भी वो पावर, वो स्पिरिचुअल पावर, वो एनर्जी होनी चाहिए। स्वामी विवेकानंद ने अपने जीवन में करके दिखाई है। यदि कोई पावर नहीं है तो कम से कम कोई ऐसा टैलेंट होना चाहिए आपके द्वारा, कोई ऐसा काम होना चाहिए, भारत के लिए कुछ ऐसा किया जाना चाहिए कि जो सबसे अलग हो। तो यदि जिनके पास कोई अलग नहीं है, जिन्होंने भारत के लिए कुछ करके नहीं दिखाया, और वो कहते हैं कि मैं वेदांती हूँ, वेदांत का उपदेश दे रहा हूँ, उस उपदेश में कहीं ना कहीं मिलावट है, वो गुमराह करने का प्रयास है। ये शक्ति या कि ज्ञान या फिर भक्ति, किसी भी तरीके में कहीं ना कहीं वो उच्च शिखर उस व्यक्ति में होना ही चाहिए, तभी हम उसे कर। अभी हम लोगों ने जो हमारे कथावाचक हैं, हमने उन लोगों की तरफ, उन्होंने क्या हासिल किया, हमने इवेल्युएशन की दृष्टि से देखा नहीं है कि उनके जीवन में कथावाचक धन प्राप्त करते हैं, धन के अलावा उन्होंने क्या प्राप्त किया और क्या किया अपने जीवन में करके देखा, वो चीजें हम देखना शुरू करेंगे तो हमें जो सही उपदेशक हैं, जो ऋषियों की तरह जो कहीं छिपे हुए हैं, सामने नहीं है, वो सामने आएंगे और वही आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन करेंगे। हर व्यक्ति जो कहता है, क्योंकि ये फ्रेज हो गया है, ब्रिंगिंग चेंज इन योर लाइफ, तो कहते हैं कि हिंदी में कहने लगे ट्रांसलेशन करके कि आपके जीवन में बदलाव लाते हैं, तो एक फ्रेज बन के रह जाएगा। किसी के जीवन में बदलाव नहीं आएगा, क्योंकि और ज़्यादा वो गुमराह बल्कि हो सकते हैं। वेदांत है, वेदांत की शुरुआत कैसे हुई, तो देखिए अथर्व ऋषि ने हमें वेदांत या अद्वैत का ज्ञान दिया। उपनिषद अथर्व है ना। अभी जितने उपदेशक हैं, जो कोई भी आचार्य कहीं का भी बना हो, और खुद रजनीश ने भी अपने उपनिषदों में और वेदों में वेदांतों के बारे में जो बात लिखी है, कहीं पर उसने वेदांत की मूल पृष्ठभूमि, उसका इतिहास नहीं लिखा है कि अथर्व ऋषि से शुरू होता है। अथर्व ने ज्ञान दिया अंगिरा को, अंगिरा ने ज्ञान दिया भारद्वाज सत्यवाह को, भारद्वाज ने ज्ञान दिया शौनक ऋषि को आगे चल करके। तो ये परंपरा ऋषियों से आई, उसे सनातन धर्म से काटा नहीं जा सकता। यदि कोई काट रहा है, कोई कह रहा है कि हमारे गायत्री मंत्र में शक्ति नहीं है, या ओम के उच्चारण में शक्ति नहीं है, मुंडकोपनिषद ओम पर ही पूरा केंद्रित है, या महामृत्युंजय मंत्र में कोई शक्ति नहीं है, तो आप समझिए कि वो हाँ कोई ना कोई फ्रॉड किया जा रहा है आपके साथ में, और ऐसे फ्रॉडन लोगों से आपको बचना है। मैं आपको बताऊं क्या, कुछ जो एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, अभी लेटेस्ट हुए हैं, उन एक्सपेरिमेंट्स के बारे में बताते हैं। और ये सारे एक्सपेरिमेंट्स रिसर्च जर्नल में पब्लिश्ड हैं। 2000 की बिगिनिंग में पीडियाट्रिक्स ने, केरल के पीडियाट्रिक्स ने गायत्री मंत्र उच्चारण करने पर बच्चों में क्या प्रभाव पड़ता है इसकी साइंटिफिक स्टडी कराई। उन्होंने 2 ग्रुप में बच्चों को बांट दिया, 30 बच्चे लिए, 15 गर्ल्स 15 बॉयज़, और एक्सपेरिमेंट किया। तो क्या हुआ कि एक्सपेरिमेंट में पाया गया कि जो लर्निंग थी, जो मेमोरी कैपेसिटी थी, और जो कंसंट्रेशन था, वो काफ़ी बढ़ गया। इसके बाद कैसे नापा उन्होंने, तो EEG के द्वारा जाना। जो हमारे सर में जो तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न होती हैं, उसको मेजर करके उन्होंने मेजर किया। साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट था, पहला एक्सपेरिमेंट था जो पीडियाट्रिक्स, बच्चों के डॉक्टर ने किया, बच्चों के लिए किया। उसको क्यों नहीं बताते ये वेदांतिस्ट जो कहते हैं कि इन मंत्रों में शक्ति नहीं है। वेदों का
एक अध्याय वेदांत है, उसी वेदांत को अलग कर रहे हैं और वेदों को कह रहे हैं कि इसमें ना विज्ञान है ना इसमें कोई फिलॉसफी है। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। इसके बाद लगातार ऐसे एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं। अभी पिछले वर्ष 2024 में लास्ट ईयर एक्सपेरिमेंट हुआ, अल्मोड़ा में हुआ। इसमें BHU के साइंटिस्ट शामिल थे, वहाँ IMS इंस्टीट्यूट है उसके लोग थे और अल्मोड़ा के लोग थे। इन्होंने बहुत डिटेल में 120 स्टूडेंट्स का सैंपल लिया और स्टडी की उनमें। तो उन्होंने बहुत बढ़िया पॉइंटर तय किया। क्वालिटी ऑफ लाइफ, स्टूडेंट्स की जो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं बच्चे, वो यदि गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं और ओम का उच्चारण करते हैं तो उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ में क्या इंप्रूवमेंट होता है। ये एक्सपेरिमेंट किया गया। इस एक्सपेरिमेंट में किया गया स्कोर कि जिनमें पॉजिटिविटी स्कोर 7 पॉइंट कुछ था, उनमें जो कोर्स पूरा करने के बाद में जब पोस्ट सेशन जब उनका डेटा कलेक्ट किया गया तो वो स्कोर आया 9.56। तो पढ़ते हुए ही उनकी लाइफस्टाइल में इतना इम्प्रूवमेंट हो गया कि क्वालिटी ऑफ लाइफ उन्होंने खुद सुधार ली। उनको किसी हैबिटेशन सेंटर नहीं भेजना पड़ा, किसी डॉक्टर के पास नहीं भेजना पड़ा। तो ये एक्सपेरिमेंट प्रूव कर रहे हैं। तो ये कहाँ छपते हैं? हमारी खबरों में नहीं आ पाते, ये छपते हैं रिसर्च पेपर्स, रिसर्च जर्नल्स में। लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति जो खुद किसी IIT इंस्टीट्यूट से आता हो या IIM इंस्टीट्यूट से आता हो, वो अपने ऑडियंस को यदि इन एक्सपेरिमेंट से परिचित नहीं करा रहा है और बल्कि गुमराह कह रहा है कि गायत्री मंत्र में शक्ति नहीं है, ओम के उच्चारण में शक्ति नहीं है, ऐसे लोगों से बचना चाहिए। ऐसे लोगों से बचें और इनका बायकॉट करें। या आप कहें कि आप भी स्वामी विवेकानंद जैसी शक्ति हमें करके दिखाओ, आप भी मुझे रीड करके दिखाओ। और अभी तो अंत में मुझे एक एक्सपेरिमेंट आ गया जो न्यूयॉर्क में, वह किसी भारतीय का किया हुआ है। पुणे के एक स्कॉलर हैं राजेश राव ने हमारी जो माइंड की वेव्स होती हैं, जो योगी पकड़ पाते हैं, उन वेव्स को एक रिसेप्टर के थ्रू रीड कर लिया। ओके। वो ये एक्सपेरिमेंट देखिए, हम लोगों ने साइंस 0.20 को मिस किया है। हमने बाबा बागेश्वर धाम में ने जो दिखाया या कि और कुछ माइंड रीडर्स ने दिखाया, वो बहुत बड़ा साइंटिफिक एविडेंस है हमारी अध्यात्म की शक्ति का। देखिए, एक एग्जाम्पल है जो आपने भी देखा होगा कि एक टीवी चैनल था, उसमें क्या नाम था उनकी, जो एक बाबा बक्सर धाम का नाम मुझे याद है, पर दूसरे एक लड़की है, वो भी काफ़ी अच्छा माइंड रीड कर रही थी। तो वो मुंबई में थी और एंकर जो है वो दिल्ली में थी। तो एंकर ने कहा कि उसने कहा एंकर से कि अपने बेस्ट फ्रेंड का नाम मन में सोचो, जो खुद कहाँ मुंबई में और एंकर कहाँ दिल्ली में। एंकर ने, दिल्ली की जो एंकर थी, उसने अपने बेस्ट फ्रेंड का नाम मन में सोचा, उसने मुंबई में उसी वक्त बता दिया। अब सोचिए कि मेरे माइंड में कोई विचार आ रहा है, कहाँ? दिल्ली में। वो विचार किस मीडियम से पहुंच गया मुंबई में कि उसने उसको रीड कर लिया? कम्युनिकेशन कैसे हुआ? ये हमारे ग्रंथों ने बताया कि मन की गति सबसे तेज है और हम देख रहे हैं कि मन की गति तो सेकंड्स भी नहीं ले रही है, उसको रीड कर रही है वो लड़की। हालांकि वो साइंटिफिक व्यू से नहीं देखा गया। मैं चूंकि विज्ञान के बैकग्राउंड से आता हूँ, तभी मुझे ये बात जहन में आ गई कि ये तो हमारे जो ग्रंथों में लिखा, क्योंकि हमने ग्रंथ भी पढ़े, ये तो वही सिद्ध हो रहा है। मन की गति बहुत तेज है और किस मीडियम से जा रही है? ये मन एक मैसेंजर है, थॉट का मैसेंजर। वो नोएडा से या दिल्ली से मुंबई तक कैसे जा रहा है? मीडियम क्या है? उस मीडियम की खोज नहीं हुई है। तो इस पर एक प्राइमरी एक्सपेरिमेंट हमारे राजेश राव ने एज अ डिजिटल इंजीनियर किया न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के लिए। और उसमें जो कोडिंग का काम है वो भी यश या नाम भूल रहा हूँ मैं उस साइंटिस्ट का जिसने उसकी कोडिंग की थी। दोनों इंडियंस थे, लेकिन जो सेटअप था वो न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी था, क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटीज़ ने तो जो बाबा बागेश्वर धाम के जो एक्सपेरिमेंट है, माइंड रीडर्स को एक्सपेरिमेंट है, उसको साइंटिफिकली रीड नहीं किया है। कुछ लोग अंधविश्वास में ले गए, कुछ कहते हैं कि अंधविश्वास श्रद्धा में ले गए, पर इसमें जो वैज्ञानिक पक्ष है, विचार यहाँ से वहाँ तक विदाउट एनी इलेक्ट्रिक मीडियम, विदाउट एनी रिसेप्शन कैसे पहुंचे, कैसे रीड किया गया, ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ साइंस 2.0 हो जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया है। उन्होंने किया कि मैं बिना कुछ किए एक इंस्ट्रूमेंट को, रोबोट को मन से ऑर्डर दूंगा और वो रोबोट वो काम करेगा जो मैं चाहता हूँ। मान लीजिए जो हमारा जो ये एयर इंडिया का प्लेन था 787 एक्सीडेंट हो गया। यदि
ये टेक्नोलॉजी हम डेवलप किए होते, जो न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में डेवलप की जा रही है, तो शायद हम केवल उसकी ब्लैक बॉक्स में उस हेल्पलेस पायलट की बात न सुन रहे होते, कम्युनिकेशन सुन रहे थे, बल्कि हम यहाँ से उस गिरते हुए जहाज को इंस्ट्रक्शन देकर के लैंड से शायद बचा भी सकते थे, क्योंकि वो रिसेप्टर बना लिए गए हैं उसी अमेरिका में, जो हमारे ही अध्यात्म की बदौलत। मैं मन से कुछ कहूँगा और मशीन उस काम को परफॉर्म करेगी। उसका सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी इंडियन है, उसका आर्किटेक्ट भी इंडियन है, लेकिन वो एक्सपेरिमेंट हुआ है न्यूयॉर्क में। तो हम लोग कब ऐसे एक्सपेरिमेंट्स को, हमारी संस्थाएं कब ऐसे एक्सपेरिमेंट्स को, रिसर्चेस को प्रमोट करेंगी, या हम वही पुरानी बातें करते रहेंगे? इतिहास में भी देखिए कोई बहुत सुधार हुए नहीं हैं हमारी सरकार के आने के बावजूद। इंडस वैली की आइडेंटिटी नहीं है। उसके पहले का जो भारत है, जो मैंने आपको कहा कि वहाँ पर स्त्री और पुरुष दोनों के एक साथ परिवार समेत जो है मिल रहा है आपके ईस्टर्न यूपी में, प्रयागराज से लेकर के प्रतापगढ़ वाले रीजन में, फिर यहाँ पर राखीगढ़ी में भी मिल रहा है। तो ये जो संस्कृति है, हमारे आर्कियोलॉजिस्ट क्या करते हैं, एक नई कल्चर की डिस्कवरी हुई, पर ये नहीं बताते कि क्या वो कल्चर इंडियन है या नहीं, ये बात छिपा जाते हैं, क्योंकि उनमें कॉन्फिडेंस नहीं आया हमारी एजुकेशन सिस्टम के द्वारा। क्योंकि एएसआई अभी तक कॉलोनियल माइंडसेट में चल रही है। वो ये तो कहती है कि ये कल्चर मिली, पर वो कल्चर भारत की कल्चर है, ये फ्रेज कभी आपको किसी न्यूज़ रिपोर्ट में, किसी एएसआई की एक्सकवेशन की रिपोर्ट में नहीं मिलेगा। कल्चर मिल रही हैं, फिर उसमें एक क्वेश्चनेबल पॉइंट रहता है, एक प्रश्न रहता है कि वो कल्चर किससे बिलोंग करती है। तो हमारी अपनी कल्चर को हमारे हिस्ट्री और आर्कियोलॉजिस्ट ने नहीं पहचाना है। और बड़े दुख के साथ अंत में आपको कहूँ कि एनसीईआरटी में मैं भी एक वहाँ एज एन एक्सपर्ट गया हूँ बातों को रखने के लिए। न्यू अभी जो बुक्स आ रही हैं उनमें मेरा भी थोड़ा सा योगदान है। तो हमारी बुक से 2017 में 2007 में आज 2025 इतने वर्ष हो गए, आज तक जो हमारा वेदांग और वेदांत का जो हमारी सांस्कृतिक है, ये वैदिक हिस्ट्री पूरी की पूरी डिलीटेड है, आज तक नहीं है हमारे सिलेबस में। एनसीईआरटी में नहीं पढ़ाई, एनसीईआरटी में पढ़ाई जा रही थी 2007 के पहले तक पढ़ाई जा रही थी। 2007 में अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में मिलकर एक कॉन्स्पिरेसी हुई भारत में, और उस कॉन्स्पिरेसी के द्वारा केवल वैदिक इतिहास को सिलेबस से हटा दिया गया। क्योंकि वैदिक इतिहास पढ़ेंगे तो हम लोगों ने क्या इन्वेंट किया, मैं आपको बताऊं, हम लोगों ने जीरो बस नहीं इन्वेंट किया, हमने वन भी इन्वेंट हम किया है। और हमने जो मैथमेटिकल टेबल्स होती जो बच्चों को पढ़ाई जाती वो भी हमारी इन्वेंशन है। और जो 90 डिग्री का जो हमारा परपेंडिकुलर जो एंगल बनता है, 360 डिग्री के जो वृत्त बनते हैं, ये भी हमारी खोज है। तो ये सब सारी बातें कभी कभी तो पढ़ाई जाती। यदि वो सिलेबस में होता तो हमारे वैदिक इतिहास को भारत के इतिहास से हटा दिया गया है। अब बड़े दुख के साथ मैं ख़त्म करता हूँ। स्वामी विवेकानंद की अंतिम इच्छा पूरी नहीं हुई है। वो भी चाहते थे कि वैदिक शिक्षा भारत में दी जाए, और उन्होंने अपने अंतिम दिन वेदों के अनुवाद की हिंदी और इंग्लिश में ट्रांसलेशन की शुरुआत की थी। उन्होंने अपने सेवक से मंगाई किताबें, व्याकरण किताबें और वेद मंगाया, और शाम को अपने सेवक को बुलाया कि आज से हम वेदों का अनुवाद, ऑथेंटिक अनुवाद ट्रांसलेशन करेंगे। और वो शाम भी अंतिम शाम साबित हुई, और उसी दिन वो गुजर गए रात में। तो वो काम आज तक भारत में अधूरा है। तो अभी मैं कहीं किसी दिन उनके बारे में कह रहा था, तो बस यहीं पर वो पॉडकास्ट ख़त्म हुआ कि वो उनकी अंतिम इच्छा अधूरी रह गई। अब वो अंतिम इच्छा यदि हम पूर्ण कर दें तो शायद तब भारत फिर विश्व गुरु बने, और इसकी उम्मीद हमें इसी सरकार और हमारे अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से है कि ऐसा शायद हो पाएगा। तो क्यों डिलीट किया गया केवल वैदिक इतिहास किताबों से, ये प्रश्न है। और नाम मैं बताता हूँ आपको अपनी पर्सनल व्यक्तिगत जिम्मेदारी पर, क्योंकि एज अ चैनल, एज ए होस्ट आपने नहीं कहा, ये मैं सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर कहता हूँ पर्सनली, कि इसमें ऐसे लोग शामिल रहे हैं जो हमेशा हिस्ट्री में पॉलिटिक्स का विरोध करते रहे, लेकिन यही पर्दे के पीछे से हिस्ट्री की पॉलिटिक्स करते रहे। उदाहरण के तौर पर रामचंद्र गुहा जो सेकुलर है, लेकिन इसी सेकुलर व्यक्ति शामिल था वैदिक इतिहास की डिलीशन करने में। मैं कहूँ कि वैदिक इतिहास की हत्या करने में
रामचंद्र गुहा का हाथ रहा है एज ए कमिटी मेंबर। इसमें जेएनयू के प्रोफेसर्स रहे हैं, वो मैंने एक आरटीआई लगाई जिसमें सब आपको मिल जाएगा। और एक जर्नलिस्ट भी शामिल रहा, टेलीग्राफ का एग्जीक्यूटिव एडिटर रुद्रांशु मुखर्जी, नाम लेकर कह रहा हूँ, पूरी ताकत और रिस्क लेकर कह रहा हूँ, वो भी इसमें शामिल था। उसने भी इस पर प्रश्न नहीं उठाया और ये हमारा वैदिक इतिहास डिलीट कर दिया गया, जो कि मॉडर्न हिस्ट्री, वैदिक हिस्ट्री को आप पढ़ेंगे तो मॉडर्न हिस्ट्री होती है, क्योंकि हमारी इन्वेंशन है उसमें उस समय करके। और फिर बाद में भारत के किसी भी नेशनल इंग्लिश न्यूज़पेपर ने इस खबर को कवर नहीं किया। वो ऐसे न्यूज़पेपर्स और उन कॉरेस्पॉन्डेंट्स जो फेयर जर्नलिज्म की बात करते हैं, फ्री एंड फेयर जर्नलिज्म, उन लोगों ने इस खबर को दबाया। और नाम आपको लें, कभी खबर नहीं आई इंडियन एक्सप्रेस में। 1500 वर्ष का इतिहास, 2 चैप्टर, 30-35 पेज, एक पैराग्राफ पर जो लड़ने बैठ जाते हैं, आरोप लगाते हैं सरकार पर, वही लोग कांग्रेस के समय चुप रहे, उन्होंने खबर नहीं छापी। मैं पूछता हूं कि खबर आज तक 2007 से लेकर 2025 तक एक लाइन का नोट क्यों नहीं छापा इंडियन एक्सप्रेस में? एक लाइन का नोट क्यों नहीं छापा द हिंदू ने? एक लाइन का नोट इंडियन टाइम्स ऑफ इंडिया ने क्यों नहीं छापा? और दूसरे लोगों ने भी क्यों नहीं छापा? क्यों सारी की सारी इंग्लिश मीडिया ने एक खबर को छपने से रोका, जो कि थी वैदिक इतिहास की हत्या की?